एटा और एनसीसीएन से मैंने लिए। तो सीएमई का प्रिंसिपल जो है इट इज सिमिलर टू टीएमई फॉर रेक्टल कैंसर। ट्रायल जो हुआ है वो है स्टोरली, गलीजिया और गाउ। ठीक है, सो स्टोरली ने स्टेज 1 और 2 ट्यूमर्स लिए थे, सिर्फ कोलन लिए थे। ठीक है, तो स्टोरली ने बोला था कि ओवरऑल सर्वाइवल और डिजीज फ्री सर्वाइवल सीएमई में बेटर होता है एज कम्पेयर टू नॉन सीएमई। तो दे टुक ओनली स्टेज 1 एंड 2 ट्यूमर, सो इट वाज स्टोरली फर्स्ट, देन गलीजिया। उसने बोला था कैंसर रिलेटेड डेथ्स और इम्प्रूव्ड आउटकम्स होते हैं इन राइट साइडेड कोलन कैंसर। तो गलीजिया ने सिर्फ राइट साइड का कोलन कैंसर लिया था। ठीक है, और स्टोरली ने सिर्फ स्टेज 1 और 2 लिया था। ठीक है, फिर गाओ आया था अल्टीमेटली, उसने स्टेज 2 और 3 लिए। 2 और 3 भी जब उसने लिया तो उसने रेकरेंस फ्री सर्वाइवल लिया। उसने कहा गाओ ने कि स्टेज 2 और 3 से जो है लोकल रेकरेंस फ्री सर्वाइवल बेटर है सीएमई करने का विद नो डिफरेंस इन कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो ये 3 हमको लिखने हैं। ठीक है, ट्रायल्स फॉर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। देखो, कॉस्ट, कलर और क्लासिक तो ना कोलन के ट्रायल्स है। क्लासिक 2 से रेक्टम के ट्रायल शुरू है। ठीक है, तो कोलन के लिए मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में जब हम लिखते हैं तो वो लिखेंगे कॉस्ट, कलर और क्लासिक। कॉस्ट में क्या है, इन्होंने लिया था लैप्रोस्कोप। अच्छा, अभी ना हम सारे लैब को ओपन से कंपेयर करेंगे। लास्ट में जब रोबोट ट्रायल्स है ना, रोबोट ट्रायल्स को उन्होंने रोबोटिक को लैब से कंपेयर किया है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट, कलर और क्लासिक है, ये सारे लैब वर्सेस ओपन है। तो इन्होंने क्या किया था, लैप्रोस्कोपिक असिस्टेड कोलेक्टमी को ओपन कोलेक्टमी से कंपेयर किया था। 800 पेशेंट लिए थे, क्लिनिकली रिसेक्टेबल कोलन इमेजेड। उसने बोला कि पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस जो है सेम है और पैथोलॉजिकल चीजें भी सेम आती हैं। ठीक है, फिर आया क्लासिक। ठीक है, क्लासिक ने क्या किया, इसने थोड़ी बड़ी बात की। इसने सिर्फ पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस और पैथोलॉजी के अलावा क्या बोला कि इसने कोलन और रेक्टल दोनों लिया, पहली चीज तो क्लासिक ने। ठीक है, एंड इसने 1200 पेशेंट्स लिए। ठीक है, और उसने देखा कि पहली चीज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑफ कोर्स टेक्स लॉन्गर एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी, और कन्वर्जन जो है 29% लोगों में हुआ है। ठीक है, डिजीज फ्री सर्वाइवल रेक्टल कैंसर में हाउएवर थोड़ा कम था, कोलन में ऑल्दो बराबर है। ठीक है, लेकिन डिजीज फ्री सर्वाइवल रेक्टल में कम था। लेकिन जब लॉन्ग टर्म आउटकम इसका देखा गया तो लॉन्ग टर्म आउटकम में देखा कि ओवरऑल सर्वाइवल रेक्टल हो या कोलन तो बराबर आ जाता है। ठीक है, फिर आया कलर ट्रायल। कलर ट्रायल, कलर 1 वाज फॉर कोलन। ठीक है, सो इसमें क्या किया, ओपन वर्सेस लैब वही सेम। ठीक है, इसने भी वही बोला ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स जो है, पैथ के सारे मार्जिन, लिम्फ नोड रिट्रीवल, वो सब बराबर है, और कैंसर रिकरेंस और ओवरऑल सर्वाइवल में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हाउएवर बस लैब सर्जरी में हायर कॉस्ट आती है। फिर आया कलर 2, सॉरी इसके लिए। कलर 2 जो है ये रेक्टम का ट्रायल था, ये नॉन इन्फीरियोरिटी ट्रायल था। इसने क्या किया, लोकलाइज्ड रेक्टल कैंसर को लैब और ओपन में कंपेयर करके देखा। जबकि हमने पढ़ा था कि क्लासिक ने ऐसा बोला था कि रेक्टम में डीएफएस जो है इनिशियली थोड़ा लैब में कम आता है। क्लासिक कलर 2 ने ऐसा बोला कि शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म आउटकम तो बेटर होंगे ही, लेस ब्लड लॉस, शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे, क्विक रिटर्न तो आता ही है। ऑन्कोलॉजिकल बेनिफिट भी सिमिलर है कि कंप्लीटनेस ऑफ रिसेक्शन, परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव सीआरएम, लोकल रेकरेंस रेट एट 3 इयर्स और डिजीज फ्री सर्वाइवल, ओवरऑल सर्वाइवल 5 साल में सेम है। ठीक है, तो ये था कलर 2। कलर 2 वाज फॉर रेक्टम, इससे ऊपर वाले वर फॉर कोलन। ठीक है, अब रेक्टम के एक्सक्लूसिव ट्रायल्स कौन से हैं? ठीक है, इसमें ना आता है आपका कोरियन ट्रायल, एकोजॉक 6051, एलाकार्ट और एनसीडीबी। एक जो रोलार है, रोलार इज फॉर रोबोटिक, इट इज रोबोटिक वर्सेस लैब। सो कोरियन, एकोजॉक, एलाकार्ट एंड एनसीडीबी। तो कोरियन ने क्या किया था, ये सारे रेक्टम के ट्रायल है, ऊपर वाले 3 कोलन के ट्रायल है। रेक्टम के ट्रायल में क्या था, कोरियन ने क्या किया, वही लैब वर्सेस ओपन किया, स्टेज 2 स्टेज 3 लो टू मिड रेक्टल कैंसर लिए। उसने देखा डिजीज फ्री सर्वाइवल ओपन में 72 है, लैब में 79 है। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं बोला, बट उसने बोला कि डिजीज फ्री सर्वाइवल दोनों का सेम है, ऑलमोस्ट कंपैरेबल है। एकोजॉक ने क्या बोला, एकोजॉक वाले थोड़े से वो थे, सिर्फ पैथोलॉजी ओरिएंटेड थे, उनको उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, जैसे ऊपर वालों ने डिजीज फ्री सर्वाइवल सोचा, एकोजॉक वालों ने सिर्फ पैथोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया और कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि सीआरएम जो है दोनों का सीआरएम बराबर है।
नेगेटिव डिस्टल मार्जिन बराबर है, टीएमई की कंप्लीटनेस बराबर है। ये सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे पैथोलॉजी ड्रिवन वो है ट्रायल है, क्योंकि उन्होंने बस बोला कि सीआरएम, नेगेटिव डिस्टल मार्जिन और टीएमई कंप्लीटनेस ये सब बराबर है, लैब करो या ओपन करो, ठीक है। और फिर डीएफएस और रेकरेंस रेट्स जो है बराबर है दोनों में, ठीक है। अला कार्ट ट्रायल जो है ये तो बहुत ही गया गुजरा लगा मुझे, कि उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि भैया तुम सर्जरी कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उससे उसके ज्यादा उनको मतलब ही नहीं था, ठीक है। और अगर कंप्लीट कर पा रहे हो तो सीआरएम तुम्हारा कंप्लीट है या नहीं, बस इतना तुमसे मतलब है। तो उन्होंने देखा सक्सेसफुल रिसेक्शन रेट्स, कि भैया तुम रिसेक्शन खत्म कर पा रहे हो या नहीं, बस इतना ही देख लिया उन लोगों ने, कि लैब वाले 82% कंप्लीट कर पाते हैं, ओपन वाले 89% कंप्लीट कर पाते हैं। रिसेक्शन रेट, नेगेटिव सीआरएम लैब में थोड़ा कम है, ओपन में थोड़ा ज्यादा है, 93 97। हाउएवर लोको रीजनल, डीएफएस और ओएस बराबर आता है। फिर एनसीडीबी एनालिसिस, ये क्या था, 18,000 पेशेंट्स अंडरगोइंग एलएआर, उन्होंने बोला शॉर्ट टर्म, ठीक है। ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स फॉर ओपन एंड लैब सेम थे, ठीक है। फिर रोबोट वाले ट्रायल्स पे, और रोबोट में जो एक लैंडमार्क है वो है रोलार ट्रायल, ठीक है। रोलार के अलावा 3-4 नाम और लिखने हो तो हुआंग, ली, एक्स, प्रेट, ये तीनों ने मेटा एनालिसिस और आरसीटी किया था ऑन कन्वर्जन रेट्स, टीएमई क्वालिटी, कॉम्प्लिकेशंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रोबोटिक वर्सेस लैब, ठीक है। और रोलार जो था, रोलार ने सो इनका जो एनालिसिस था ना वो ये था कि एक रोबोटिक करेगा, एक लैब करेगा, किसका कन्वर्जन टू ओपन रेट ज्यादा है, ये इनका ट्रायल का वो है मुद्दा, कि ठीक है रोलार ने रोबोटिक और लैब को किसने कन्वर्जन रेट ज्यादा है टू ओपन वो देखा बस, ठीक है। तो रोलार ने बोला बाकी सर्कमफ्रेंशियल मतलब सारे पैथोलॉजी, सर्वाइवल, ये सब उनके सेकेंडरी आउटकम्स थे, उनको मतलब ही नहीं था उससे। उन्होंने ये देखा कि भैया रोबोट वाला या लैब वाला कौन ज्यादा जल्दी ओपन करता है। तो उन्होंने देखा कि लैब वाला 12% चांसेस है कि उसको ओपन करेगा, रोबोट वाला कम है, 8% चांसेस है कि ओपन करेगा, रिस्क डिफरेंस इज 4%, ठीक है। हाउएवर ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। बाकी सब जो ढंग की मुद्दे वाली बातें हैं, सर्कमफ्रेंशियल रिसेक्शन मार्जिन और कॉम्प्लिकेशंस, ये सब उनका सेकेंडरी ग्रुप था, कि इनका जो आपका सर्कमफ्रेंशियल रिसेक्शन मार्जिन कन्वेंशनल यानी लैब में 6.3% था, रोबोटिक में थोड़ा कम था 5.1, लेकिन इट वाज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस in intra or post op complication, quality of life, bladder and sexual function, 30-day mortality और oncological outcomes। long term overall survival का इसके पास भी नहीं है कुछ, ठीक है। तो इनका जो मेन मुद्दा था वो था कि भैया कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी आउटकम्स में पैथोलॉजी देखा है इन्होंने, ठीक है। ये थे सीएमई के ट्रायल्स और लैब वर्सेस ओपन के ट्रायल्स, ठीक है। अब ये रेक्टम के ट्रायल्स हैं, ये मैंने किसी सीसी से तो चोरी करके बनाए हैं। तो इसमें मोटा मोटा वही है जो डॉक्टर राकेश के ट्रायल्स थे, वो थोड़ा बहुत शहाना का। तो याद रखने के लिए देखो, स्वीडिश और डच जो थे, स्वीडिश एंड डच ट्रायल्स, ये टीएमई वर्सेस टीएमई एंड शॉर्ट कोर्स के ट्रायल थे, कि स्वीडिश और डच ने बोला था कि भैया टीएमई करें या शॉर्ट कोर्स देके टीएमई करें, ये स्वीडिश और डच ने बोला था। स्टॉकहोम ने भी यही बोला था। स्टॉकहोम के 3 आर्म थे, उन्होंने एक में शॉर्ट कोर्स विद स्मॉल डिले, शॉर्ट कोर्स विद लॉन्ग डिले, एक में लॉन्ग कोर्स लिया था। तो शायद उसने भी पर शॉर्ट कोर्स के फेवर में ही रिजल्ट दिया था ना। तुमने सारे ट्रायल्स बताए, क्या बोल रहा है? इसके पहले जो तुमने ट्रायल्स बताए सारे, दे वर सर्जिकल ट्रायल्स, मतलब सीएमई और इसके ऊपर they were all फैट में एक क्वेश्चन आया था सीएमई और सीवीएल का। इससे पहले ये वाले जो ट्रायल थे ना, ये थे सीएमई करना चाहिए या नहीं, ये 3 ट्रायल थे जिन्होंने बोला कि सीएमई करना चाहिए, सीएमई से फायदा होता है एज कंपेयर टू नॉन सीएमई टाइप अप्रोच। ये सारे जो ट्रायल थे मिनिमली इन्वेसिव थे। ठीक, और अभी जो तुम पढ़ा रहे हो दैट इज टोटल रेक्टम के एवोल्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट वाले ट्रायल्स, मतलब टीएनटी वाले, रेडिएशन और सब वो वाले ट्रायल। हाँ। मतलब ये सिर्फ मैंने याद करने को, ऐसा मेरे को इससे अच्छा याद रहता है, बाकी करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे डॉक्टर राकेश ने। नहीं बराबर है, नहीं अच्छा मतलब नहीं बराबर है, मतलब आई वाज जस्ट
मेरे दिमाग में आई वाज मेकिंग अ फ्लो चार्ट कि क्वेश्चन क्या है, मतलब सीएमई के ट्रायल्स आए, फिर लैब वर्सेस ओपन के ट्रायल्स आए रेक्टम के, और फिर अभी तुम पढ़ा रही हो थेरेपी के ट्रायल्स, टीएनटी हाँ है, रेडिएशन है, उसके हाँ ट्रायल्स, जी, बराबर ना? वही बिल्कुल। ओके। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा एक की मैं अपने दिमाग में इजी रखने के लिए ऐसा बना के रखती हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। अगर वैसे याद रखना है जैसे डॉक्टर राकेश ने सीरियल वाइज पढ़ाया था वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्वीडिश और डच ने बोला था कि सिंपल टीएमई करें या शॉर्ट कोर्स दे के टीएमई करें। जर्मन और एनएसएबीपी ने बोला था कि जो हम कीमो आरटी दे रहे हैं ये प्री ऑप दें या पोस्ट ऑप दें। ठीक है, फिर बुझको ने बोला था कि भैया शॉर्ट कोर्स कीमो आरटी दें या लॉन्ग कोर्स कीमो आरटी दें। पीजी मैंने ऐसे याद रखा था कि जैसे गर्ल्स के पीजी होते हैं उनमें टाइमिंग का बहुत गड़बड़ रहता है, तो पैच और ग्रेकार ने बोला था कि टाइमिंग कितना होना चाहिए बिटवीन सर्जरी एंड आरटी। ठीक है, सो पैच एंड ग्रेकार पीजी वाज अबाउट टाइमिंग्स। ठीक है, हॉल ने बोला था कि आरटी डोज और इफेक्ट में क्या रिलेशन है, और एडजुवेंट कीमोथेरेपी के 3 थे, बोसेट जो कि ईओआरटीसी वाले ट्रायल था, ब्रूगॉन और एक मासेटोल। ठीक है, ये मोटा मोटा याद करने के लिए मैंने किया था। टीएनटी के उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है प्रोडिज रैपिडो और ये काओ एआरओ आईओ तो सबको याद रहता है। एक गार्सिनिया रिस्को और लिन, ये गर्ल करके याद कर सकते हो, गार्सिनिया रिस्को और लिन, ये टीएनटी के और 3 ट्रायल है। ठीक है, यही बात अभी अभी हुई। ये मुझे ना एक सहाना की पीपीटी से बड़ा अच्छा लगा कि प्री टीएमई एरा में स्वीडिश जो दोनों एस वाले ट्रायल है ना, स्वीडिश और स्टॉकहोम, ये दोनों प्री टीएमई एरा के ट्रायल है। ठीक है, जो जर्मन और डच है ये पोस्ट टीएमई के ट्रायल है। ठीक है, तो ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा टेबल, तो मैंने चिपका दिया। ठीक है, तो ये ठीक है, तो हम जो अभी तक याद किया हमने हम वही एक बार ये दोबारा सहाना ने कब पढ़ाया था? ये अभी जो उसने टीएन वो नहीं ली परसों एनसीसीएन वाली नर्सों ही क्लास, पढ़ाया था अभी भी मॉर्निंग में। पढ़ाया था ना? जो एनसीसीएन वाली अभी 4 दिन पहले ली उसने। अभी भी पढ़ाया था ना? हाँ हाँ हाँ, भाई शपथ ये भी याद नहीं आ रहा। ओके। चलो आज की पिक्चर लगता है कैंसिल। चलो आगे, तो वो यही तो मोटा आज मोटा मूवी याद नहीं जा रहा है, कहाँ उसने कहाँ लिखा कि वो मूवी जा रहा है? नहीं, अभी लग रहा है कि जाना पड़ेगा, बिना चाहे फायदा नहीं होता। चलो चलो पढ़ लो। चलो तो वही जाना मत, जाएगा ना तो पढ़ाई बंद है। ठीक है, तो स्वीडिश डच जो है वो टीएमई वर्सेस शॉर्ट कोर्स टीएमई है, जर्मन एनएसएबीपी प्री ऑप वर्सेस पोस्ट ऑप कीमो टीएम। तो यही स्वीडिश हमने पढ़ा था, स्वीडिश और स्टॉकहोम प्री टीएमई एरा के थे। ठीक है, तो स्वीडिश ने बोला कि टीएमई करो या शॉर्ट कोर्स टीएमई करो, तो शॉर्ट कोर्स टीएमई से फायदा होता है। ठीक है, लेकिन दिस इज सॉरी, सर्जरी करो या सर्जरी आफ्टर कीमो आरटी करो शॉर्ट कोर्स, तो शॉर्ट कोर्स और सर्जरी करने में फायदा होता है। बट स्वीडिश एंड स्टॉकहोम वर प्री टीएमई ट्रायल। ठीक है, डच ने भी सेम बोला बट इसने टीएमई यूज किया था। ठीक है, सो स्वीडिश और डच का मुद्दा सेम था कि सीधा सर्जरी करें या प्री ऑप रेडिएशन कीमो रेडिएशन देख के सर्जरी करें। ठीक है, तो ये स्वीडिश और डच ने बोला था, एक ने टीएमई यूज किया, एक ने टीएमई यूज नहीं किया। ठीक है, जर्मन रेक्टल कैंसर ट्रायल और यार टीएमई एनएसएबीपी ने देने वाला भी तो लैंडमार्क होगा, वो कहाँ है? टीएमई किया जिससे अब हील्ड ने दिया तो वो भी तो कम से कम बेचारे को लाओ यार, उसको भी इम्पोर्टेंस दो। टीएमई उसने बोला था ना, टर्नबुल ने। मेरे को तो टीएमई हील्ड का पता है ना, हील्ड ने दिया था ना ये सर्जरी। मेरे को नहीं मिला बहन, पढ़ा दियो। पढ़ा क्या दियो? तुम्हारे पास है कोई पीपीटी तो वो बता दो, मैं इसमें वो चिपका। पीपीटी तो बहुत सारे हैं, बट मैं सोच रही थी थोड़े सर्जन्स को भी इम्पोर्टेंस मिल जाए। टीएमई तुमने घुसा मारा शॉर्ट कोर्स और लॉन्ग कोर्स में, बस सर्जन ने टीएमई घुसा है ना, तो उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हम सिर्फ पूरे दिन आरटी और मेडिकल ऑन्को वालों को ही पढ़ते रहते हैं। ओके चलो, तो जर्मन और एनएसएबीपी ने बोला था कि प्री ऑप दे या पोस्ट ऑप दे, क्या देना चाहिए। तो दोनों को ये दिखा था कि भैया ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट प्री ऑप दो या पोस्ट ऑप दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लोको रीजनल रेकरेंस रेट जो है कम होता है अगर आप प्री ऑप देते हो तो। ठीक है, बुझको ने क्या किया था, बुझको ने शॉर्ट कोर्स वर्सेस लॉन्ग कोर्स कंपेयर किया था।
उसने भी बोला कि ओवरऑल सर्वाइवल और डाउन स्टेजिंग में कोई फर्क नहीं है, डीएफएस बेटर आता है, 3 ईयर डीएफएस बेटर आता है अगर लॉन्ग कोर्स सीटीआरटी देते हो तो। पैच ने क्या किया था, तो हमने बोला था जीपी, वो जो पीजी हमने पढ़ा था ना, गर्ल्स पीजी, ठीक है, तो उसमें टाइमिंग का बड़ा दिक्कत रहता है। तो पैच ने क्या बोला था कि भैया हम टाइम आफ्टर शॉर्ट कोर्स कीमोआरटी तो एक 7 to 10 डेज रखें या 4 to 5 वीक्स रखें। तो उसने बोला कि अगर 4 to 5 वीक्स रखेंगे तो हायर डाउन स्टेजिंग होगी, सिस्टमिक रिकरेंस कम हो जाएगा। ग्रेकार ने बोला तो चलो और बढ़ा देते हैं, आप 4 से 5 हफ्ते क्या, आप 7 हफ्ते और 11 हफ्ते करो। तो उसने बोला कि 11 हफ्ते करने का कोई फायदा नहीं है, 7 हफ्ता काफी है। स्टॉकहोम ट्रायल जो है इसके 3 आर्म्स थे। इसका था एक शॉर्ट कोर्स विद डिले, शॉर्ट कोर्स विदाउट डिले, लॉन्ग कोर्स कीमोआरटी। पर हमने 2S वाले ये पढ़े थे कि स्टॉकहोम और स्वीडन ट्रायल वर इन प्री टीएमई एरा, ठीक है ना। फिर हॉल एट ऑल ने बोला था कि आरटी का डोज बढ़ा दो, उससे कोई फर्क होता है। फिर 3 कीमो के ट्रायल क्या थे, बोसेट जो कि ईओआरटीसी वाला था, उसने बोला कीमो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइमिंग सर्वाइवल नहीं बढ़ा रहा, लोको रीजनल रेकरेंस कम कर रहा है, विच इज अ लिटिल वियर्ड क्योंकि कीमो हमने हमेशा से पढ़ा है कि ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस कम करता है। तो उसने बोसेट ने या ईओआरटीसी ने ये बोला कि भैया कीमो से लोको रीजनल रेकरेंस कम होता है, पहले 2 बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एडजुवेंट कीमो का एक और ट्रायल था, बी से ही नाम है उसका भी, उसने बोला कि 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में अगर आपका ट्यूमर है तो उससे लोको रीजनल रेकरेंस कम होगा कीमो देने से। और महासेटॉल ने बोला था कि जिनका for example people who receive chemo RT and the ones who have had PCR, if somebody has had a PCR he might not benefit from chemotherapy, ठीक है, somebody who's not had PCR will benefit from chemotherapy. So this is what Maas et al said. Then उसके बाद हाबरगामा हमें पता ही है, हाबरगामा ने बोला था ऑब्जर्व करना चाहिए CCR के बाद। वॉन्डरवॉल्क करके एक वो आया था, वॉन्डरवॉल्क की एक वो है पूरा एक डेटाबेस है, उसने एंडोस्कोपिक सर्विलेंस के बारे में बोला था कंप्लीट, इसने सारे बेसिकली जितने भी वेट एंड वॉच वाले थे उनका एक डेटाबेस बनाया टोटल, और बोला एंडोस्कोपिक सर्विलेंस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। टीएनटी के ये 5 ट्रायल हैं, वो अभी पढ़ेंगे। फिर से ये देख लेते हैं, स्वीडिश और स्टॉकहोम प्री टीएमई एरा के हैं, जर्मन रेक्टल और डच टीएमई जो टीएमई एरा के हैं। तो वही जो अभी हमने ऊपर रिवाइज किया उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। स्वीडिश रेक्टल कैंसर ट्रायल, एक ने क्या किया, सर्जरी की, नो टीएमई, दूसरे ने शॉर्ट कोर्स देके सर्जरी की, नो टीएमई। तो इसने बोला कि लोकल रेकरेंस रेट जो है बढ़ जाता है सर्जरी ओनली आर्म में, ये सिग्निफिकेंट है, p लेस देन 0.001 आया था। 5 ईयर और 13 ईयर इसका वो आया था, फॉलो अप आया था। तो उसने बोला लोकल रेकरेंस और ओवरऑल सर्वाइवल जो है आरटी को फेवर करता है। बट 2S रिमेंबर दैट स्टॉकहोम एंड स्वीडिश रेक्टल कैंसर ट्रायल, दिस वाज इन प्री टीएमई एरा. What was in TME era? It was Dutch trial. So what he did, he has 2 arms, same TME और short course followed by TME. ठीक है, तो उसने ये बोला कि अगर आप अपर रेक्टल ट्यूमर्स कर रहे हो या नीचे वाले ट्यूमर्स कर रहे हो, लोअर रेक्टल ट्यूमर्स भी कर रहे हो जो कि छोटे स्टेज के हैं, T1 T2 N0 है, तो उनको आप सिर्फ TME कर सकते हो, उसको आपको रेडिएशन देने का कोई मतलब नहीं है। However, low-lying tumors that were moderately advanced, T3, T4 node positive, had high incident of local regional failure. ठीक है, तो local regional failure lower rectum में ज्यादा होता है। फिर उसके बाद उसने बोला कि लोकल रीजनल फेलियर कंट्रोल होता है, इट इज ऑन मल्टीवेरिएबल एनालिसिस डिपेंडिंग ऑन की ट्रीटमेंट ग्रुप आपने क्या दिया है, ट्यूमर लोकेशन क्या है, स्टेज क्या है ट्यूमर का, तो स्टेज T3 T4, ट्यूमर लोकेशन लोअर रेक्टल ट्यूमर, और ट्रीटमेंट ग्रुप क्या दिया है आपने। ठीक है, तो 12 इयर्स ऑफ फॉलो अप पे भी उसने यही बोला कि 10 साल के बाद भी लोको रीजनल फेलियर रेडिएशन देने से कम हुआ था, ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट कुछ नहीं था। R0 रिसेक्शन अगर आपने किया है तो 10 ईयर लोको रीजनल रेस्ट और डिस्टल रेकरेंस रेट रेडिएशन देने से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। और फॉर पेशेंट्स हु हैव हैड अ R0 रिसेक्शन, तो जब हमने पहले ये बोला था कि आप रेडिएशन देते हो तो उसका कोई फर्क नहीं है, अगर आपने R0 रिसेक्शन दिया है और आपने RT किया है तो तीनों आर्म्स आपने नीचे वाला रेक्टम ऊपर वाला रेक्टम जिसको भी दिया है, तो इट वाज इररिस्पेक्टिव फ्रॉम द एनल वर्ज, आपने जिस पार्ट ऑफ रेक्टम को दिया, और अगर आपने R0 किया है एज कंपेयर टू समबडी जिसको आपने सिर्फ R0 किया विदाउट रेडिएशन, एवरी टाइम यू विल लीड टू अ
should lead to a better survival in RT arm. But on the other hand, for somebody who's also had RT, उनकी mortality जो है other causes से बढ़ रही थी, overall leading to a null वो, तो कि overall survival इनमें शायद इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि हर आर्म में आपने किसी भी रेक्टम वाले आर्म में जब RT दी थी तो उससे कैंसर स्पेसिफिक सर्वाइवल बेटर होना चाहिए था, बट वो आरटी वाले आर्म वालों के जो डेथ्स हैं वो अदर कॉजेस से ज्यादा हो गए, ओवरऑल लीडिंग टू नो ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट. हाउएवर इट लेड टू स्पेसिफिक 5 ईयर एंड 13 ईयर बेटर लोको रीजनल रेकरेंस रेट्स जो है बेटर हुए. ठीक है, आई होप मैं कौन कंफ्यूज सा नहीं ट्रायल था? ये वो था जो कौन सा ट्रायल था? ये जो नई डेविटा, ये जो नई सुई- टाटा की बुक आई है ना, इसने भी बहुत अच्छे से ये सब ट्रायल्स दिए हैं. तो एक बार आज तुम्हारी क्लास के बाद ना सब उसको एक बार पढ़ लेना. उसने ना जैसे तुम बता रही हो ना वैसे ही उसने बताया, तो मैंने जब पढ़ा था तो मेरे को बहुत कन्वीनियंट लगी थी वो पढ़ने में. ठीक है, अगर इसके अलावा भी उसमें कुछ अच्छा हो तो मुझे बता देना, मैं ऐड कर दूंगी. इसके अलावा मतलब उसने जैसे कि ये वाला चार्ट है ना जो तुम अभी बता रही हो, उसने एक टेबल के फॉर्म में दिया है कि 3 RCT हुए हैं कंपेयरिंग अपफ्रंट सर्जरी वर्सेस शॉर्ट कोर्स RT फॉलोड बाय सर्जरी, और इसमें उसने वही लोकल रिकरेंस और सब कंपेयर किया है. पर इसमें वो स्वीडिश ट्रायल और डच ट्रायल में OS बेनिफिट दिखा रहा है. और MRC CR07 है वो नहीं दिखा रहा है. जो तीसरा ट्रायल आप कह रहे हो? नहीं स्वीडिश एंड डच तो यही है, डच TME. तो स्वीडिश लोकल रिकरेंस जो है वो 5% वर्सेस 11% है, P वैल्यू लेस देन डच में है, लोकल रिकरेंस में फायदा है. OS का बात कर रही स्वीडिश हूँ. दोनों में है. डच में लोकल रिकरेंस में फायदा है. इसमें OS का भी दिखा रहा है. एक सेकंड रुको, देख लेते हैं यार, गलत चीज नहीं पढ़नी चाहिए. यही वाला शॉर्ट कोर्स वर्सेस अपफ्रंट TME, इसमें इसने वो बोला है, ओवरऑल सर्वाइवल बोला है. लोकल रेफरेंस तो ठीक है 5 वर्सेस 11, और इसमें ओवरऑल सर्वाइवल भी बोला है. स्वीडिश में भी इसने ओवरऑल सर्वाइवल बोला है. ओके. और इसने देखो इसमें ना इसमें भी ऐसे ट्रायल्स ही डिवाइड करे हैं. तो इसने डच के नीचे ही लिखा है सिमिलर रिजल्ट्स वर डेमोन्स्ट्रेटेड इन स्टॉकहोम 2 ट्रायल with lower pelvic recurrence in short course group without any survival advantage. 633 डच में ऊपर थियरी में उसने डच में लिखा है कि OS बेनिफिट नहीं आया था 12 इयर्स पे. वो M5FU के बाद लिखा है M5FU, वो पता नहीं क्या है. ये कह रहे हो ना डच ट्रायल मीडियम फॉलोअप लग रहा है मेरे को, तो लोकल मीडियम फॉलोअप लग रहा है. और 12 इयर्स नो डिफरेंस इन OS. नो डिफरेंस इन OS आफ्टर अ मीडियन फॉलोअप ऑफ 12 इयर्स. और उसमें टेबल में उसने मारा है कि है डिफरेंस. तो ट्रायल खोल के देखना पड़ेगा. एक बार पेपर ही ढूंढ लेते हैं ना जहाँ पे ये है. स्वीडिश कैंसर सेंटर में प्रोलॉन्ग, इसमें तो स्वीडिश में तो प्रोलॉन्ग ओवरऑल सर्वाइवल लिखा है. डच में एक बार खोल के देखती हूँ. ठीक है, तुम आगे पढ़ाओ, मैं देखती हूँ. चलो कहाँ गया, सॉरी. सहाना आई नहीं ना अभी तक? आई तो थी सहाना, आई थी, आके चली गई शायद. आई तो है, अभी भी है. अरे अभी भी तो है, सहाना है. क्या? What is wrong with you people? यार ये तो तू अब क्या? हाँ, मेरा वो आगे ही नहीं बढ़ता दिमाग. ठीक है,
तो स्वीडिश और डच ने बोला था कि लोग हमें प्री ऑप कीमोआरटी देना चाहिए क्योंकि उससे लोग को रीजनल रिकरेंस अच्छा होता है। अभी तक हम इस मुद्दे पे पहुंचे हैं, ओवरऑल सर्वाइवल का देखेंगे। फिर जीएन यानी जर्मन और एनएसएबीपी ने बोला था कि भैया प्री ऑप दो, पोस्ट ऑप दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्री ऑप देने से लोग को रीजनल रिकरेंस कम होंगे। ठीक है, तो जर्मन रेक्टल कैंसर ट्रायल ने क्या किया था, प्री ऑप वर्सेस पोस्ट ऑप पढ़ा था। इसने क्या किया, T3 T4 नोड पॉजिटिव कैंसर्स लिए, एक को प्री ऑप पार्टी दिया और दूसरे को पोस्ट ऑप पार्टी दिया। ठीक है, और वो प्री ऑप पार्टी जो दिया वो सही लिखा है, इसमें भी यही लिखा है, ओवरऑल सर्वाइवल डिड नॉट डिफर बिटवीन द टू ग्रुप्स पर फॉर TNM स्टेज 3 कैंसर विथ नेगेटिव सर्जिकल मार्जिन 10 ईयर फॉलो अप उन्होंने किया, तो उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस था 10 ओवर ईयर सर्वाइवल। तो सिर्फ वो ये जो है वो स्टेज 3 कैंसर वालों का, स्टेज 2 वालों को बेनिफिट नहीं हुआ। ये कौन से ये इसमें स्वीडिश में या डच में? डच में 10 साल। स्वीडिश में तो ऊपर थ्योरी में भी सेम लिखा है, वही इधर लिखा है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा स्वीडिश। ओके, so we can add this. ठीक है, हम यहाँ थे ना। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि प्री ऑप वर्सेस पोस्ट ऑप। तो प्री ऑप जो ये दे रहे थे वो क्या थे, ये लॉन्ग कोर्स दे रहे थे। 50.4 गायराई 1.8 गायराई पर डे 5 दिन देते थे हफ्ते में, प्लस 5 फ्लोरोयूरेसिल फर्स्ट और लास्ट वीक में 6 हफ्ते के लिए दिया, और उसके बाद एडजुवेंट कीमो दिया। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया और पोस्ट ऑप दिया। तो उन्होंने देखा प्राइमरी एंड पॉइंट उनका ओवरऑल सर्वाइवल था, तो 5 ईयर ओवरऑल सर्वाइवल वो सिमिलर 76 वर्सेस 74%, तो ओवरऑल सर्वाइवल में फर्क नहीं था। 5 ईयर लोको रीजनल रेकरेंस में फर्क था, प्री ऑप में 6%, पोस्ट ऑप में 13%, और ग्रेड 3 to 4 टॉक्सिक इफेक्ट्स भी जो है वो प्री ऑप में ज्यादा थे एज कम्पेयर टू पोस्ट ऑप। ठीक है, लॉन्ग टर्म टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है वो आपके जो है दैट वाज आल्सो मोर इन पोस्ट ऑप वाला ग्रुप। 11 ईयर फॉलो अप जब उन लोगों ने किया तो देखा कि लोकल रिलैप्स जो है वो पोस्ट ऑप वाले में ज्यादा है। However, there was no difference in overall survival or distant metastasis. So they said कि this could be because हमारी जो थेरेपी हमने दी थी, कीमोथेरेपी हमने दी एडजुवेंट में, it was just 5 फ्लोरोयूरेसिल. We did not give a more effective oxaliplatin, ऐसा कुछ हमने नहीं दिया. तो this not difference in having no difference in having a overall survival benefit. They blamed it on not having an effective chemotherapy regimen, just using 5FU. ठीक है, फिर और दूसरा कौन सा ट्रायल था जिसने बोला था कि प्री ऑप या पोस्ट ऑप, वो था NSABP 03 बाय रो MS एट ऑल। तो उसने भी सेम डिजाइन यूज किया था, 267 पेशेंट्स, इनका प्राइमरी एंड पॉइंट भी DFS एंड OS था। सो दे सेड 5 ईयर डिजीज फ्री सर्वाइवल प्री ऑप में बेटर था। ठीक है, OS was not statistically significant. However, there was a trend, but it was not statistically significant. तो मैं शॉर्ट कोर्स वर्सेस लॉन्ग कोर्स की पढ़ा रही हूँ ना अभी की, कीमो के पढ़ा रही हूँ। शॉर्ट कोर्स वर्सेस लॉन्ग कोर्स वो था भुज को। अच्छा, अभी किसके पढ़ा रही हो? ये पढ़ा रही हूँ NSABP 03। अरे मतलब कंपैरिजन शॉर्ट को ये प्री ऑप वर्सेस पोस्ट ऑप आरटी, प्री ऑप वर्सेस पोस्ट ऑप आरटी। ओके, कीमो आरटी। तो जर्मन के साथ ये वाला अलग था। उसने बोला कि प्री ऑप में PCR 15% पेशेंट्स में उन्होंने देखा, स्फिंक्टर प्रेजर्वेशन सर्जरी भी देखी कि जिसको आप प्री ऑप कीमो आरटी देते हो तो स्फिंक्टर प्रेजर्वेशन 50% लोगों में हो पाता है। ठीक है, लेकिन ये उन लोगों ने एक बोला कि एनालिसिस जो है कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि स्फिंक्टर प्रेजर्वेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, आपने ऐसा कोई आर्म नहीं लिया ना जिसमें कि स्फिंक्टर पहले नहीं बच रहा था उसके बाद बच गया। आपने तो देखा कि भैया प्री ऑप वालों में स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन किस किस में हुआ, पोस्ट ऑप वाले में स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन किस किस में हुआ। आपके ओरिजिनल जो स्फिंक्टर बच रहे थे नहीं बच रहे थे वो आपने कोई वो थोड़ी लिया कि you did you do the same surgery which you were planning to do or has your surgical plan changed। ठीक है, so
और हैज योर मतलब ये एनालिसिस उन्होंने नहीं किया. सो दिस स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन ऑफ 50% वर्सेस 33% इन प्री ऑप वर्सेस पोस्ट ऑप, इट डज नॉट मैटर बिकॉज दे डिड नॉट एनालाइज दैट ग्रुप इन विच योर सर्जिकल प्लान चेंज्ड. ठीक है, सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था. डीएफएस मान लिया, डीएफएस बेनिफिट आया, 64 वर्सेस 53 आया, बट स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन दे कुड नॉट बेस देयर एनालिसिस ऑन दैट, क्योंकि हमने ऐसा कोई ग्रुप नहीं देखा कि भैया रिस्पॉन्स आने पे हमारा ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो गया हो, वो नहीं था. हाउएवर दे कंक्लूडेड ऐसा कि भैया स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन करना हो तो आपको प्री ऑप ये लॉन्ग कोर्स कीमो रेडिएशन देना चाहिए. ठीक है, फिर बुचको एट ऑल जो था उसने वो बोला था कि शॉर्ट कोर्स वर्सेस लॉन्ग कोर्स क्या देना चाहिए, तो उन्होंने प्री ऑप कीमो आरटी वर्सेस लॉन्ग कोर्स प्री ऑप कीमो आरटी कंपेयर किया था. तो शॉर्ट कोर्स में उन्होंने 25 गायरा इन 5 फ्रैक्शंस दिए थे. ठीक है, और लॉन्ग कोर्स जो है कीमो आरटी दिया था 50.4 गायरा इन 28 फ्रैक्शंस. उन्होंने इसके वही 3 ट्रायल्स दिए हैं इसने, बुचको, पॉलिश एंड ट्रांसमैन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ग्रुप का ट्रायल, और ये टीएमएच का ट्रायल है. 4 ट्रायल्स हैं जिसने लॉन्ग कोर्स वर्सेस शॉर्ट कोर्स को कंपेयर किया है. और बुचको और जो पॉलिश आरसीटी ट्रायल है, ये दोनों आरसीटीज एमआरआई से पहले के ट्रायल्स थे. तो इसमें उन्होंने पहले वो एमआरआई नहीं करवाए हैं प्री ऑपरेटिव, ये उसका ड्रॉबैक है बुचको और पॉलिश का. फिर इस एमआरआई का एड्रेस इशू करने के बाद ट्रांसमैन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ट्रायल आया, और इसने बोला कि 3 ईयर लोकल रिकरेंस में कोई डिफरेंस नहीं है शॉर्ट कोर्स और लॉन्ग कोर्स NACTRT में. ओके, with similar distance recurrence rate and relapse free survival and OS and toxicity. ओके, ठीक है, फिर इनका अनदर फेस आया 3 RCT का, बुचको एट ऑल का, जिसने एक्सप्लोर किया वही शॉर्ट कोर्स विथ कंसोलिडेशन कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी. तो रिजल्ट्स कंपेरेबल टू NACTRT. ठीक है, एक बार फिर से बोलो ये वाला. तो बुचको एंड पॉलिश 2 ट्रायल्स हैं. नहीं वो मेरे को समझ आया जो लास्ट आपने बोला ना. फिर उनका अनदर फेज 3 RCT आया, इसका ये ट्रांसमैन और बुचको एट ऑल, ये दोनों का एक इसने भी एक्सप्लोर किया शॉर्ट कोर्स RT एंड कंसोलिडेशन कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी, and found that the results are comparable to NACTRT in terms of R0 resection rate, PCR and toxicity. फिर सबसे लास्ट में TMH का एक रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, पर वो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है तो हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे, तो इनका बुक है तो इन्होंने लिख दी. तो ठीक है, तो इसमें हमको 4 ट्रायल्स पढ़ने हैं. पॉलिश 1 पॉलिश 2 होगा आई थिंक, पता नहीं. और पॉलिश और ट्रांसमैन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ग्रुप ट्रायल. ठीक है, ऐड कर देंगे. फिर आया तुम्हारा ऑप्टिमल इंटरवल वाला. ठीक है, ठीक है. तो बुचको ने ये बोला कि हाँ, इसने कंपेयर करने की कोशिश की लोकल कंट्रोल और टॉक्सिसिटीज और सर्वाइवल. तो उसने बोला कि there was no statistical difference in overall survival, disease-free survival, late local recurrence और severe late toxicity. ठीक है, और however there was this was a small sample size और वो powered नहीं था equivalence दिखाने के लिए. अदर सेम ट्रायल्स जो आपने बताया वो हम ये तीनों लिख सकते हैं. तो पॉलिश के फाइंडिंग्स क्या थे? यही थे. इन तीनों ने यही बोला कि शॉर्ट कोर्स और लॉन्ग कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, बुचको का ना एक 3 ईयर डिजीज फ्री सर्वाइवल, उन्होंने ये बोला कि 3 ईयर डिजीज फ्री सर्वाइवल कीमो रेडिएशन आर्म में बेटर था. ठीक है,
सजेस्टिंग एडवांटेज कि आप कन्वेंशनल अप्रोच लो, लॉन्ग कोर्स कीमोआरटी लो। ये 3 ईयर डीएफएस बेनिफिट उन्होंने बोला था। ओके ओएस बेनिफिट, लोकल रेकरेंस बेनिफिट नहीं बोला था। ठीक है ठीक है, फिर वही टाइम आफ्टर आरटी, ये 2 थे, पैच और ग्रेकार। तो पैच ने बोला था कि शॉर्ट कोर्स कीमो आरटी के 7 से 10 दिन के अंदर अंदर सर्जरी करें या फिर 4 to 5 वीक्स के अंदर अंदर सर्जरी करें। तो इन्होंने बोला था कि 5 ईयर डिफरेंस नहीं था लोको रीजनल रेकरेंस, स्फिंक्टर प्रेजर्वेशन या R0 रिसेक्शंस में। ठीक है, however systemic recurrences were lower when you operated at 4 to 5 weeks। तो systemic recurrence में फर्क था, और लॉन्गर टाइम इंटरवल अगर आप रखते हो तो उससे डाउन स्टेजिंग अच्छी होती है। ठीक है, फिर दे सेड दैट देयर इज 5 year सर्वाइवल इम्प्रूवमेंट इफ देयर इज इफ द पेशेंट इज डाउन स्टेज्ड। तो दोनों ग्रुप्स में आज सच ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है, बट डाउन स्टेजिंग अच्छी होती है उन पेशेंट्स में जिनमें आप लॉन्ग कोर्स, मतलब देयर इज अ लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन द टू ग्रुप्स। और उस पेशेंट में जिसमें डाउन स्टेजिंग हुई है उसका सर्वाइवल बेटर है एज कम्पेयर टू समबडी जिसकी डाउन स्टेजिंग नहीं हुई है। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से इन्होंने बोला कि आप 4 to 5 वीक्स रखो, क्योंकि 4 to 5 वीक्स रखने से डाउन स्टेजिंग अच्छी होगी। दैट इज द ओनली स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट थिंग दे फाउंड, पैच। एंड दे सेड दैट इन पेशेंट्स हु अंडरवेंट डाउन स्टेजिंग उनमें 5 year सर्वाइवल बेटर था। ठीक है, एक बार ये ग्रेकार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं स्टॉकहोम पढ़ा दूंगी। तो ग्रेकार ने बोला कि 7 हफ्ते और 11 हफ्ते कंपेयर करके देखते हैं कि उसमें कोई फर्क आता है या नहीं। सो दे सेड दैट इंटरवल व्हिच इज ग्रेटर देन 6 to 8 वीक्स हैज नो बेनिफिट एंड इनफैक्ट ड्रॉबैक्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ मीजोरेक्टल डिसेक्शन जो है वो वर्स हो जाता है और लंबे उस पे। 3 year ओवरऑल सर्वाइवल, डिजीज फ्री सर्वाइवल, लोको रीजनल रेकरेंस और ओवरऑल सर्वाइवल में कोई फर्क नहीं है। So waiting period should not be extended by 7 to 8 weeks, even if somebody who is a good responder on restaging। ठीक है, फिर ये स्टॉकहोम ट्रायल, ये मल्टी सेंटर था, रैंडमाइज्ड नॉन ब्लेंडेड, और ये हमने पढ़ा था कि स्टॉकहोम एंड स्वीडन वाज इन प्री टीएमई एरा। ठीक है, सो दिस वाज अ फेज 3 नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल। इन्होंने 3 नाम नहीं लिए थे। स्टॉकहोम के 2-3 ट्रायल्स हैं, एक ही नहीं है, तो सिर्फ ओके, 1 2 3 है, इसीलिए अपन को इतना कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये वाला जो था ये स्टॉकहोम 3 के लिए था ना, जो ये था डब्बा बना हुआ था सहाना की पीपीटी में। ये स्टॉकहोम 1 है, सॉरी माय बैड। ये स्टॉकहोम 3 पे आ जाओ। ठीक है, ये स्टॉकहोम 3 है। स्टॉकहोम 3 में 3 आर्म्स हैं। तो उन्होंने बोला कि शॉर्ट कोर्स, उन्होंने 2 ग्रुप लिए, शॉर्ट कोर्स थोड़ा कम गैप के साथ, शॉर्ट कोर्स थोड़े ज्यादा गैप के बाद, और लॉन्ग कोर्स। तो शॉर्ट कोर्स आफ्टर 1 वीक, शॉर्ट कोर्स 4 to 8 वीक्स, लॉन्ग कोर्स आफ्टर 4 to 8 वीक्स दे डिड सर्जरी। से दे ट्राइड टू फाइंड आउट टाइम टू लोकल रेकरेंस and acute radiation toxicity. So time to local recurrence was the same in short course RT after 1 week and long course after RT after 4 to 8 weeks. ठीक है, it was 33.4 and 33.3 months. Short course after RT after 4 to 8 weeks also had time to local recurrence was 19.3 months, but however इन्होंने इसको statistically significant नहीं बोला है for some reason. सो दूसरी चीज, टाइम अक्यूट रेडिएशन टॉक्सिसिटी शॉर्ट कोर्स और लेस देन 1 वीक में सबसे कम है, लॉन्ग कोर्स में और शॉर्ट कोर्स आफ्टर 4 to 8 वीक्स में ऑलमोस्ट बराबर है, 7 and 5%। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ऑन्कोलॉजिकल रिजल्ट्स जो हैं दोनों शॉर्ट कोर्स वाले में सेम है। हाउएवर मेरे को ये बिल्कुल, मैंने ये पेपर भी खोल के देखा था, बट मुझे समझ नहीं आया उन्होंने 19.3 मंथ्स और 33.3 मंथ्स को कैसे बराबर बोला है। But they said that oncological results were same in both short course arms. Long course RT जो है, अगर सैंपल साइज स्मॉल रहता है ना, तो अगर डिफरेंस ज्यादा भी होता है तो भी वो स्टैटिकली सिग्निफिकेंट नहीं आता। उन्होंने बोला कि शॉर्ट कोर्स जो है
दोनों आर्म्स में ऑन्कोलॉजिकली सेम रहा, ठीक है। लॉन्ग कोर्स आरटी देने से इनफैक्ट टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया और रेडिएशन टॉक्सिसिटी भी वो डिले के साथ ज्यादा बढ़ गई और लेकिन शॉर्ट इंटरवल पे सर्जरी करने पे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हुई, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि शॉर्ट कोर्स आरटी विद डिले जो है वो एक यूजफुल ऑल्टरनेटिव है टू कन्वेंशनल शॉर्ट कोर्स आरटी विद इमीडिएट सर्जरी। तो उन्होंने वही बोला कि आप शॉर्ट कोर्स आरटी विद डिले रख सकते हो, ठीक है। लॉन्ग कोर्स आरटी विद डिले रखने से बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, तो अगर आपको बीच का कुछ बेनिफिट चाहिए तो शॉर्ट कोर्स आरटी विद डिले इज अ यूजफुल वो, ठीक है। ग्रेकार हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हॉल एट ऑल, इसने क्या बोला, इसने बोला कि आरटी का डोज अगर बढ़ा दें तो क्या कोई फायदा होगा। तो इसने 3000 पेशेंट्स लिए प्री ऑप कीमो आरटी वाले, ठीक है। उनका डोज रेंज रखा 40 to 54 गए रहे और रेंज से रेडिएशन बढ़ाता हुआ गया। तो उसने बोला कि पीसीआर जो है ना बढ़ जाता है अगर आप डोज बढ़ा देते हो, ठीक है। सो पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड विद हायर डोजेस वर लेस लाइकली टू हैव पॉजिटिव सर्कमफेरेंशियल रिसेक्शन मार्जिन्स एंड more likely to have negative notes at surgery. However, इससे कोई survival benefit ना हुआ, ना overall survival ना cancer specific survival. So pre-op NACT-RT is preferred over pre-op NART for patients who clearly require adjuvant RT और in low-lying tumors in whom आपको APR avoid करना है, उनके डाउन स्टेजिंग के लिए बेटर है। फिर ये 3 ट्रायल थे जिन्होंने कीमो के बारे में बताया। एक था EORTC 22921, ठीक है। इसमें इन्होंने 4 आर्म लिए, एक जिसको सिर्फ आरटी दिया, एक जिसको प्री ऑप कीमो आरटी दिया, एक जिसको प्री ऑप कीमो आरटी दिया और पोस्ट ऑप कीमो दिया, एक जिसको प्री ऑप आरटी और फिर पोस्ट ऑप कीमो दिया। ये 4 आर्म थे उनके। तो 2 आर्म सिर्फ आरटी वाले, एक को कीमो बाद में दिया, 2 आर्म कीमो आरटी वाले जिसको एक आर्म में कीमो बाद में दिया, ठीक है। तो जो कीमो उन्होंने यूज किया वो था बोलस, 5FU और ल्यूकोवेरिन। एंड पॉइंट था ओवरऑल सर्वाइवल। ये थोड़ी ब्लरी है, सॉरी। तो इन्होंने देखा कि जिस आर्म में कीमोथेरेपी मिली है रिगार्डलेस ऑफ टाइमिंग, पहले 2 बाद में 2 कभी भी 2, ठीक है, वो उनमें लोको रीजनल रेकरेंस जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू दोज जिनको कीमोथेरेपी नहीं मिली, ठीक है। हाउएवर पहले कीमो दी बाद में कीमो दी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिनको कीमो दी उनमें अच्छा रहा लोको रीजनल रेकरेंस, ठीक है। डिजीज फ्री सर्वाइवल हाउएवर एडजुवेंट और नो एडजुवेंट ग्रुप में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट वो नहीं था, डिफरेंस नहीं था कि एडजुवेंट या नो एडजुवेंट ग्रुप में देयर वाज नो डिफरेंस, बट जिस ग्रुप में कीमो मिली उसमें लोको रीजनल रेकरेंस अच्छा था, ठीक है। सो इन पेशेंट्स हु रिसीव प्री ऑप आरटी उनमें 5FU या तो प्री ऑप या पोस्ट ऑप डालने से सर्वाइवल पे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बट लोको रीजनल रेकरेंस जो है वो जरूर कम हो गया, ठीक है। फिर वैसा ही एक सेम चीज बोलने वाला आया एक ब्रूगॉन एट ऑल, जिसने मेटा एनालिसिस किया था 4 RCTs का। उसने ये बोला कि अगर आप YPTNM स्टेज 2 स्टेज 3 ट्यूमर्स लेते हो जिनका LAR और APR हुआ है, ठीक है, और ट्यूमर विद इन 15 सेंटीमीटर्स ऑफ एनल वर्स था, ठीक है, तो उनमें एडजुवेंट कीमो देने से कोई ओवरऑल सर्वाइवल, डिजीज फ्री सर्वाइवल, डिस्टेंट रेकरेंस फ्री सर्वाइवल में कोई फर्क नहीं आया। हाउएवर अगर आप उनका सब ग्रुप एनालिसिस करते हो तो दोज ट्यूमर्स हु वर सिचुएटेड बिटवीन 10 to 15 सेंटीमीटर्स फ्रॉम एनल वेज उनमें डिजीज फ्री सर्वाइवल और डिस्टेंट रेकरेंस बेटर है। सो सब में कोई फर्क नहीं है आप कीमो दो या नहीं दो, लेकिन ये स्पेसिफिकली दिस ग्रुप ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर्स फ्रॉम एनल वर्ज वाले ट्यूमर में उन्होंने देखा, ठीक है। और इसका लिमिटेशन ये था कि द कॉम्प्लायंस ऑफ कीमोथेरेपी वाज नॉट कंप्लीट, कि आप जो कीमोथेरेपी ग्रुप ले रहे हो कि इसको कीमोथेरेपी मिली है उसको कंपेयर कर रहे हो फ्रॉम समबडी हु हैज नॉट रिसीव्ड कीमोथेरेपी, यू आर नॉट रियली श्योर बिकॉज जिसको आप कीमोथेरेपी ग्रुप में डाल रहे हो उसका कॉम्प्लायंस कितना है वो भी नहीं पता। इट वाज समवेयर बिटवीन 43 to 73%, ठीक है। और दूसरी बात, किसका अधेरेंस था टीएमई को, किसका अधेरेंस नहीं था वो भी नहीं कह सकते बिकॉज रेकरेंस इज आल्सो वेरी रिलेटेड टू द टीएमई दैट यू परफॉर्म। सो कीमो किस किस को मिली उसका भी कॉम्प्लायंस ठीक से इन्होंने इन वो नहीं लिया,
टीएमई किसका हुआ किसका नहीं हुआ वो भी उन्होंने नहीं लिया। सो इसको वो कह नहीं सकते थे कि ये जो 10 से 15 वाला उन्होंने बोला कि 10 से 15 फ्रॉम एनल वर्ज वाला सेंटीमीटर जो है उसमें डीएफएस बेटर है, कांट रियली से। ठीक है, सिमिलरली मास एट ऑल ने क्या किया, मास एट ऑल ने ये लिया कि आप एडजुवेंट कीमोथेरेपी को क्या रिस्पॉन्स से वो कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आपने कीमो आरटी दिया, कीमो आरटी देने के बाद ऑपरेट कर दिया, तो फॉर समबडी हु इज रिसीव्ड कीमो आरटी एंड हैज हैड अ पीसीआर, ठीक है, क्या उसको और कीमो देने से कोई फायदा है? ठीक है, तो for somebody who's had a PCR versus somebody who's had T1 T2 tumor versus somebody who's still having YP T3 T4, how is giving chemotherapy different causing any kind of difference in your recurrence free survival? So इसको इसने देखा मास एट ऑल ने और इसने बोला कि patients who've had PCR may not benefit from adjuvant chemotherapy versus somebody who's had not had PCR, जिसका फॉर एग्जांपल ट्यूमर आया है फाइनल, उसमें भी कीमो आरटी को इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसको एडजुवेंट देने से फायदा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू समबडी हु हैज हैड अ पीसीआर, ही माइट नॉट बेनिफिट। ठीक है, सो ये मास एट ऑल ने बोला था। फिर आई थी हाबरगामा, उसने 71 पेशेंट्स लिए विद क्लिनिकली कंप्लीट रिस्पॉन्स एंड शी मैच्ड इट विद अ ग्रुप हुज हैड पीसीआर। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि आफ्टर 57 months of follow up she saw that there is no cancer related death in the observation group and extremely low level of recurrence with great functional output। ठीक है, ये हाबरगामा ने बोला था। हाबरगामा का यही पेपर जो है नीचे भी एक बार है, मैं जब नीचे आऊंगी तो बता दूंगी। ठीक है, अदर सिमिलर स्टडीज जो थी वो मास एम एट ऑल और स्मिथ ने की थी। ठीक है, तो जब ये आप कंप्लीट रिस्पांस वाले को असेस करते हो तो क्या हमें मोडालिटी पेट सीटी लेनी चाहिए? तो वही उसने बोला कि पेट सीटी इज इनसफिशिएंट फॉर हैविंग एनी काइंड ऑफ सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी फॉर कंप्लीट रिस्पांस एंड व्हेन यू आर असेसिंग अ पेशेंट फॉर क्लिनिकल कंप्लीट रिस्पांस यू शुड नॉट यूज पेट सीटी। ठीक है, फिर आया था वंडरवॉल एट ऑल, ये ना एक डाटाबेस था, इंटरनेशनल वेट एंड वॉच डाटाबेस। इसमें 1000 पेशेंट लिए गए थे और उनमें 87% पेशेंट्स का क्लिनिकल कंप्लीट रिस्पांस आया था। ही फॉलोड देम एट फॉर 3.4 इयर्स एंड दे सॉ 2 साल के बाद लोकल रेकरेंस वाज 25% के आसपास। और जितनी भी रीग्रोथ हुई थी ना, ये 25% लोगों में जो रीग्रोथ हुई थी, वो रीग्रोथ मोस्टली 88.3% लोगों में पहले 2 साल के अंदर अंदर हुई थी। तो out of 100 patient, let's say around 25 patients had a regrowth, and out of those 25 patients also most of those patients had a regrowth within first 2 years only। ठीक है, so बावल वॉल में ही हुई थी जो हुई थी। तो एंडोस्कोपिक सर्विलेंस 100% मस्ट है, तो पेट सीटी पे रिलाई नहीं करना है, एंडोस्कोपिक सर्विलेंस करेंगे। हाउएवर उन्होंने देखा कि ओवरऑल सर्वाइवल जो था इट वाज गुड, इट वाज 84.6%, डिजीज फ्री सर्वाइवल भी 93.8% था। और मेजॉरिटी जो डेथ्स हुई भी हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि ट्यूमर की बायोलॉजी खराब थी, ना कि हमने सर्जरी नहीं की इसलिए खराब थी। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला, मैंने नहीं। तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस उन्होंने 8% लोगों में देखा, लोकल रेकरेंस 20 के आसपास। ठीक है, सो वही, क्योंकि मोस्टली जो रेकरेंस आता है 2 साल में आता है, तो वंडरवॉल ने बोला कि भैया 2 साल बहुत इंटेंसिव हमें फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है, फिर टीएनटी में ओपरा प्रोडिज तो हम पढ़ते हैं, ओपरा प्रोडिज और CAARO, ये 2 और ट्रायल हैं जो मुझे नहीं पता थे। ठीक है, तो एक गार्सिया एट ऑल है, इसने मल्टी सेंटर फेज 2 ट्रायल पढ़ा था, नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल था। इसने बोला था कि कीमो रेडिएशन और सर्जरी के बीच में अगर फॉलफॉक्स घुसा दी जाए इन स्टेज 2 और स्टेज 3 रेक्टल कैंसर तो क्या होता है। तो इसने 4 ग्रुप लिए, एक को CTRT खत्म करने के बाद TME कर दिया सीधा, फिर दूसरे ग्रुप को 2 साइकिल फॉलफॉक्स दिए इस पूरे मतलब कीमो आरटी और सर्जरी के बीच में, ग्रुप 3 को 4 साइकिल दिए, ग्रुप 4 को 6 साइकिल दिए। तो PCR उसने देखा ऐसा बढ़ता गया, 18%, 25%, 30% और 38%। ठीक है, तो इसने बोला कि अगर मैं ग्रुप 4 यानी NSCT-RT देने के बाद कीमो भी देता हूँ तो मेरा PCR रेट्स कैन गो एज हाई एज 38%। ठीक है, तो PCR वाज हाईएस्ट इन ग्रुप 4 व्हिच वाज सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑड्स रेशो
जो हमें दिव्यांग ने पढ़ाया था कि हमें केस कंट्रोल स्टडी में निकालना चाहिए, वो 3.49 था, ठीक है। और ग्रेड 3 और 4 इवेंट्स भी ऑब्वियसली ग्रुप 4 में ज्यादा थे, क्योंकि इतना लद दिया आपने मरीज को। फिर दूसरा रिस्को ने 8 आरसीटी लिए थे, ये मेटा एनालिसिस था, उसने भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा टीएनटी ग्रुप में इन टर्म्स ऑफ पीसीआर रेट, डीएफएस और 3 ईयर ओवरऑल सर्वाइवल, ठीक है। फिर लियो एट ऑल, ये भी मेटा एनालिसिस था, इसने भी 8 आरसीटी निकाले और उसने बोला सिमिलर रिजल्ट्स विद डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो इसने जो है पीसीआर, डीएफएस और ओएस लिया था, लियो ने बोला भैया डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी कम आते हैं अगर आप देते हो तो। फिर रैपिडो जो हम लोग पढ़ते हैं, तो रैपिडो की फुल फॉर्म इज रेक्टल कैंसर एंड प्री ऑप इंडक्शन फॉलोड बाय डेडिकेटेड ऑपरेशन, 2020 में हुआ था। ये मुझे सौम्यता प्लीज बताना, आपने जो बोला था ना ये फेल हो गया था रैपिडो। देखो रैपिडो फेल इसलिए हो गया क्योंकि जब इनका फर्स्ट रिजल्ट आया, जब उन्होंने ओएस बेनिफिट नहीं दिया, सिर्फ पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स रेट बेनिफिट दिया, हाँ। तो इनका पीसीआर रेट बहुत अच्छा था, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया कि इफ़ रिस्पॉन्स रेट अच्छा है तो इन्होंने स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन करने के लिए मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए। पुराने से पेशेंट मान लो पहले 2 सेंटीमीटर फ्रॉम एनल वर्ज लेके आया, पर उसका अच्छा हो गया मान लो, और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो उन्होंने 3 और 4 सेंटीमीटर मान लो फ्री हो गया तुम्हारा एनल वर्ज, तो उन्होंने स्फिंक्टर सेव कर दिया। तो जब इनका लॉन्ग टर्म 3 इयर्स का या 5 इयर्स का रिजल्ट आया, अभी तक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कब का आया था, तो तब इनका जो रिजल्ट आया जो 2023 में आया था, तो 3 इयर्स ही आया था, आई थिंक 3 इयर्स आया लोकल रिकरेंस। तो उसमें लोकल रिकरेंस ज़्यादा था इन टीएनटी आर्म एज कम्पेयर टू नॉर्मल आर्म। तो ये ट्रायल हमारा नेगेटिव प्रूव हो गया लोकल रिकरेंस के टर्म्स पे। हाँ, 1 मिनट, ठीक है, तुम पढ़ाओ, मैं 1 मिनट पाती हूँ। ठीक है, रुकना है तो रुक भी सकते हैं। नहीं, वो फोन आया है कि सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो रैपिडो ने मल्टी सेंटर ओपन लेबल आरसीटी था, ये फेज 3 ट्रायल था, इसने लोकली एडवांस्ड रेक्टल एडिनो कार्सिनोमा लिए थे, ठीक है। और कौन कौन से लिए थे? जो हाई रिस्क थे ऑन पेल्विक एमआर। तो इन 4 में से एक चीज थी, या तो T4A T4B ट्यूमर थे, लिम्फ नोड एनलार्ज थे, EMVI यानी एक्स्ट्राम्यूरल वैस्कुलर इन्वेजन प्रेजेंट थी, या N2 डिजीज थी, ठीक है। तो उन्होंने प्राइमरी एंड पॉइंट्स मास्क किए थे, और इन्होंने क्या लिया, 912 पेशेंट्स लिए, एक को शॉर्ट कोर्स कीमो आरटी दी, एक को लॉन्ग कोर्स कीमो आरटी दी। शॉर्ट कोर्स कीमो आरटी के बाद इन्होंने टीएनटी किया, बेसिकली शॉर्ट कोर्स कीमो आरटी देने के बाद कीमो और दिया, 6 साइकिल्स केपॉक्स या 9 साइकिल फॉलफॉक्स, और लॉन्ग कोर्स वाली को कीमो नहीं दिया, सीधा टीएमई किया, उसके बाद एडजुवेंट कीमो दिया, 8 साइकिल केपॉक्स या 12 साइकिल फॉलफॉक्स। पीसीआर रेट्स इन्होंने देखे कि अगर आप कीमो आरटी देने के बाद कीमो और दो, फिर टीएमई करो, तो उसमें क्या होता है, पीसीआर रेट्स 27% वर्सेस 13% थे, ठीक है, एज कम्पेयर टू लॉन्ग कोर्स कीमो आरटी। बट एक चीज ध्यान देने वाली है कि लॉन्ग कोर्स कीमो आरटी वाले आर्म में इन्होंने लॉन्ग कोर्स कीमो आरटी के बाद और कीमो नहीं दी थी, उन्होंने सीधा लॉन्ग कोर्स कीमो आरटी के बाद सर्जरी कर दी थी। शॉर्ट कोर्स ऑन दी अदर हैंड, शॉर्ट कोर्स कीमो आरटी देने के बाद 6 साइकिल केपॉक्स भी मिला है, इट गॉट अ सिग्निफिकेंट टाइम टू गेट डाउन स्टेज्ड, ठीक है। तो टीएमई 27% पीएसआर पीसीआर और 13% है लॉन्ग कोर्स कीमोआरटी। डिजीज रिलेटेड ट्रीटमेंट फेलियर, सो ये डिजीज रिलेटेड ट्रीटमेंट फेलियर क्या था? सो व्हाट वाज डिजीज रिलेटेड ट्रीटमेंट फेलियर? इट वाज आइदर द फर्स्ट लोको-रीजनल फेलियर, फर्स्ट डिस्टेंट मेटास्टेसिस, न्यू प्राइमरी कोलोरेक्टल ट्यूमर, या फिर ट्रीटमेंट रिलेटेड डेथ। ये चारों को उन्होंने डिजीज रिलेटेड ट्रीटमेंट फेलियर में लिया। तो उन्होंने बोला कि लॉन्ग कोर्स कीमोआरटी में डिजीज रिलेटेड ट्रीटमेंट फेलियर वाज 30%, टीएनटी आर्म में इट वाज 23.7%, ठीक है। सो दे कंपेयर टू थिंग्स, पीसीआर एंड डिजीज रिलेटेड ट्रीटमेंट फेलियर, ठीक है, वो भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। सो मोस्ट कॉमन ग्रेड 3 ग्रेड 4 इवेंट जो था वो डायरिया था, क्योंकि आपने कीमो दिया।
फिर टीएनटी, इससे जो है दे एस्टैब्लिश्ड इट एज अ न्यू स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन हाई रिस्क लोकली एडवांस्ड कैंसर्स। और कॉम्प्लायंस, इन्होंने बोला कॉम्प्लायंस भी अगर आप टीएनटी देते हो तो उससे कॉम्प्लायंस भी बढ़ जाता है, 84% वर्सेस 57% हो जाता है। सर्जिकल आउटकम्स में कोई रिसेक्शन रेट और अप्रोच और टाइप ऑफ सर्जरी को लेकर ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं रहता। फिर आया प्रोडिज, ये भी फेज 3 आरसीटी ओपन लेबल था, इसमें भी T3 T4 M0 पेशेंट्स लिए थे। इसमें इसने क्या किया, इसने कीमो आरटी के बाद कीमो नहीं दिया, इसने पहले कीमो देके कीमो आरटी किया, फिर टीएमई किया और फिर और एडजुवेंट कीमो दिया। ठीक है, प्रोडिज ने भर भर के कीमो दिया, तो इट स्टार्टेड एंड एंडेड विद कीमो, बीच में उसने कीमो आरटी और टीएमई दिया। ऑन द अदर हैंड उसने स्टैंडर्ड कीमो आरटी फॉलोड बाय टीएमई फॉलोड बाय एडजुवेंट कीमोथेरेपी दिया। प्राइमरी एंडपॉइंट डिजीज फ्री सर्वाइवल रखा, तो इट वाज 76% वर्सेस 69% एंडपॉइंट। और ग्रेड 3 इवेंट्स ऑब्वियसली ज्यादा होंगे उसमें, तो ग्रुप 1 यानी जिसमें ये भर भर के कीमो दिया गया था उसमें न्यूट्रोपिनिया था, जिसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड केयर ऑफ कीमो आरटी एंड टीएमई था उसमें लिम्फोपिनिया था। तो सेंसरी न्यूरोपैथी, हाउएवर पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा लिखा है कि सेंसरी न्यूरोपैथी 12% थी पहले ग्रुप में, 21% थी दूसरे ग्रुप पे। नहीं होना चाहिए ऐसे तो वैसे। Also they said that peri-op approach is more efficient, मतलब giving chemo before as well as after is more efficient and better tolerated as compared to adjuvant chemotherapy. ठीक है, so they also compared कि induction chemo followed by consolidation करना चाहिए या फिर consolidation मतलब पहले आपको कीमो आरटी देना चाहिए या पहले आपको कीमो देना चाहिए। ठीक है, तो दे सेड कि इफ यू गिव इंडक्शन कीमो फर्स्ट, तो पहली चीज इट विल हेल्प इन अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ द माइक्रोमेटास्टेसिस। ड्रॉबैक क्या है कि जो भी चीज आप पहले दोगे उसकी कॉम्प्लायंस ज्यादा अच्छी होगी, जो भी चीज आप बाद में दोगे उसकी कॉम्प्लायंस खराब हो जाएगी। तो अगर आप कीमो पहले दे रहे हो तो कीमो आरटी की कॉम्प्लायंस खराब हो जाएगी। ठीक है, ऑल्सो इट विल इफेक्ट कीमो रेडिएशन की एफिकेसी, क्योंकि रेडियो रेजिस्टेंट सेल्स के जो ट्यूमर्स है वो बच जाएंगे प्राइमरी लीजन में। ये मुझे भी समझ नहीं आया, किसी को आया तो प्लीज मुझे समझा दो। क्या नहीं समझ में आया तुमको? कि इंडक्शन कीमो, इन्होंने इंडक्शन कीमो फॉलोड बाय कीमो आरटी और कीमो आरटी फॉलोड बाय कंसोलिडेशन कीमो को कंपेयर किया था। तो ड्रॉबैक्स में उन्होंने ये लिखा था कि कीमो आरटी को की एफिकेसी को ये इफेक्ट करता है बाय सिलेक्टिंग रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर्स इन प्राइमरी लीजन। रेडियो रेसिस्टेंट ट्यूमर्स इन प्राइमरी लीजन प्री-ऑप कीमो आरटी बोल रहे हैं। बराबर है ना, रेडिएशन one of the R's of radiotherapy is repopulation and redistribution ना। तो in that redistribution, तो redistribution मतलब क्या होता है ना, तुम्हारा सेल साइकिल के phases बदल जाते हैं ना in the interval between the radiation। So the cells which were in a cell cycle phase which were radio resistant get a chance to come into the radio sensitive cell cycle phase। So अगर आपने पहले रेडिएशन दिया तो रेडियो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है सेल्स की, लोकल सेल्स की, जबकि कीमो इज नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन द रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ दोस सेल्स ना। So if you are increasing the sensitivity of those cells then chemo will add on to that technically। ऐसा something along those lines ही मतलब रहेगा उसका। हो सकता है, ठीक है। कीमो आरटी पहले देने से इन्होंने बोला कि अगर आप कीमो आरटी पहले देते हो फिर उसके बाद कीमोथेरेपी देते हो, जो उसने किया था, रैपिडो ने किया था, उससे पीसीआर अच्छा आता है। प्रोबेबली बिकॉज आप कीमो आरटी रेडिएशन और सर्जरी के बीच में टाइम ज्यादा दे रहे हो, इसलिए तो उससे पीसीआर अच्छा आता है। और ऑब्वियसली जो भी चीज आप पहले करते हो उसकी कॉम्प्लायंस ज्यादा अच्छी होगी, तो कीमो आरटी की कॉम्प्लायंस ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप स्टेंटिंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेशेंट को कीमो रेडिएशन दे रहे हो पहले और उसके साथ साथ उसकी स्टेंटिंग कर रहे हो, तो उस पेशेंट की कॉम्प्लायंस टू रिसीव कंसोलिडेशन कीमोथेरेपी खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर वो स्टेंटेड है, कीमो रेडिएशन ले चुका है, वो पेशेंट कीमो लेने के लिए कॉम्प्लायंट शायद हो या ना हो वो पता नहीं रहेगा। और इससे क्या है, अनएक्सेप्टेबल लॉन्ग इंटरवल रहेगा बिटवीन रेडिएशन एंड सर्जरी। ठीक है, फिर आया था ये CAO-ARO-IO ट्रायल वाला, जिसने ये बोला कि भैया
इंडक्शन कीमो फॉलोड बाय कीमो आरटी देना चाहिए, कीमो आरटी फॉलोड बाय कंसोलिडेशन देना चाहिए। तो इसने यही बोला कि पीसीआर रेट्स ऑफ कोर्स पहले कीमो आरटी देने में पीसीआर रेट्स बेटर आते हैं। कीमो आरटी रिलेटेड ग्रेड 3 और ग्रेड 4 टॉक्सिसिटीज और कॉम्प्लायंस ऑफ कीमो आरटी, ठीक है। तो कंसोलिडेशन कीमोथेरेपी दोगे तो कीमो आरटी रिलेटेड टॉक्सिसिटीज भी कम होंगी, ठीक है। फिर यही बात है कि अगर आप ज्यादा टाइम दोगे कीमो आरटी और सर्जरी के बीच में तो पीसीआर का चांस ज्यादा होगा, पेशेंट का पीसीआर आने का चांस ज्यादा होगा, ठीक है। फिर हाबर गामा वाली जो बात थी, हाबर गामा ने ये बोला था कि क्लिनिकल और एंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स जो हैं वो ज्यादा जरूरी होती है एज कम्पेयर टू पेट सीटी। दूसरी चीज, कुछ कार्डिनल साइंस, ये साना ने भी पढ़ाए थे कि कुछ कार्डिनल साइंस होते हैं इनकम्प्लीट ट्यूमर रिस्पॉन्स के, जो हमें मिस आउट नहीं करने चाहिए और ना क्लिनिकल एंड एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जैसे कि डीप अल्सरेशन व्हिच में बी विद और विदाउट नेक्रोसिस हो या नहीं हो, लेकिन डीप अल्सरेशन है इसका मतलब ट्यूमर रिस्पॉन्स नहीं करा है। सुपरफिशियल अल्सरेशन है विद म्यूकोजल इरेगुलरिटी, कोई पैल्पेबल नोड्यूल है, भले म्यूकोजा बिल्कुल सेम हो लेकिन कोई नोड्यूल अगर आपको फील हो रहा है वो, या सिग्निफिकेंट स्टेनोसिस हो गई है तो ये सारे कार्डिनल साइंस है इनकम्प्लीट ट्यूमर रिस्पॉन्स के, ठीक है। सो स्मिथ ने क्या बोला कि ये वाले क्राइटेरिया लेके ऑन एंडोस्कोपी अगर आप क्लिनिकली अपना पीआर करते हो और एंडोस्कोपी पे आप ये फाइंडिंग्स लेके चलते हो तो आप 90% पीपल हु हैड पीसीआर उनको सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन और एंडोस्कोपी पे पकड़ लोगे। और of 100 patients who had a PCR actually, उनमें से 60% patients actually false signs of incomplete clinical response दिखाते हैं कि आपने सोचा ऑन एग्जामिनेशन कि भैया ये तो कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं है, आपने ऑपरेट किया। सो आउट ऑफ 100 पेशेंट्स हु हैड पीसीआर 60% पेशेंट्स एक्चुअली शो अ फॉल्स साइन ऑफ incomplete resection, incomplete response, ठीक है। So when you do clinical assessment alone it is 91% enough for detecting PCR responders, and PET CT however is only 85% responsive. So when you want to increase your sensitivity you do both clinical examination, endoscopy as well as a MRI better than a PET CT, that to a diffusion weighted MR, क्योंकि एडवांटेज करेगा बिटवीन द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्योंकि अपेरेंट डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को कंपेयर करेगा, ठीक है, प्री ट्रीटमेंट वैल्यू से, तो आपको एक आइडिया बेटर लग जाएगा, ठीक है। ठीक है। ऑल्सो एक डिफ्यूजन वेटेड एमआर में जो दिक्कत रहती है वो क्या रहती है कि ये आपका आइसोलेटेड ट्यूमर सेल्स या ट्यूमर सेल्स को असेस नहीं कर सकता ना, कि थोड़ा बहुत ट्यूमर सेल्स रह गया हो तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। सो इन्होंने एक स्कोर भी निकाला था, एमआरआई स्कोर 0 से 4 तक, जो उन्होंने बोला था देखो निकम्मे रेडियोलॉजिस्ट के लिए ग्रेड 2 सबसे बढ़िया है, जिसको समझ नहीं आ रहा कि सीसीआर आया है या नहीं आया। तो 0-1 बहुत बढ़िया है कि 0 बोलता है कि अभी भी ट्यूमर पड़ा हुआ है, 1 बोलता है कि प्रोबेबली अभी भी ट्यूमर पड़ा हुआ है, 4 बोलता है डेफिनेटली कंप्लीट रिस्पांस हो गया, और 3 बोलता है प्रोबेबली कंप्लीट रिस्पांस हो गया। 2 है जिस रेडियोलॉजिस्ट को कुछ नहीं आता वो 2 बोलेगा कि पॉसिबली रेजिडुअल ट्यूमर है या पॉसिबली कंप्लीट रिस्पांस है, ठीक है। तो 0, 1 और 3, 4 हमको ऐसा ही याद हमारा होगा। प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें जो एमआरआई करवाते हैं ना वो यूजुअली हम लोग ये तुम पैथोलॉजी का बोल रही हो कि एमआरआई का बोल रही हो? एमआरआई का बोल रहे हो। हाँ, तो वो उनको एक्चुअली ड्यूरेशन थोड़ी लंबी चाहिए होती है, हम लोग यूजुअली 4 वीक के बाद करा लेते हैं, तो वो पूरा असर आया नहीं होता है आरटी का, तो बेचारे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फाइब्रोसिस है कि वो कैंसर है। तो उनको आई थिंक 2 हफ्ता और चाहिए, और हम लोग के पास उतना टाइम नहीं होता वेट करने का, इस चक्कर में उनके रिजल्ट मैं देख रही हूँ थोड़े गड़बड़ है। फिर भी वो इसके बाद डिफ्यूजन वेटेड पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, अगर डिफ्यूजन वेटेड उनको अच्छे से मिल जाती है तो अगर जो डिफ्यूजन वेटेड पे भी रेस्ट्रिक्टेड है जिसमें एमआरआई में वो कैंसर रहता है, तो वो फिर क्लियर कर पाते हैं कि वो फाइब्रोसिस है कि कैंसर है, क्योंकि डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्टेड जब मिलता है उनको फिल्म ये ग्रेडिंग किसने दी? ये ग्रेडिंग दी है लैम्बर्ट डीएम।
ठीक है, तो ये MR रिस्पॉन्सिव स्कोर है, ये सब रेक्टम में करते हैं। हम लोग पर्सनली खुद जाके डिस्कस करते हैं एक एक केस उनसे, क्योंकि हमारे रेडियो रिपोर्टिंग थोड़ी गड़बड़ है। तुम्हारे में ये देते हैं डिफ्यूजन वेटिंग की ग्रेडिंग 0 1 2 3 4? 0 1 2 3 4 वो नहीं देते, हम उनसे पूछ लेते सर इसको कौन सा ग्रेड आप बताओगे। फिर वो बोलते पहले तुम हमें ग्रेड की डेफिनेशन बताओ। पर मोस्टली जो रहता है ना वो 1 और 2 के बीच में ही आता है। कंप्लीट रिस्पॉन्स एंड ये वाला तो बहुत रेयर है, इतने कंप्लीट रिस्पॉन्स आते नहीं है। मतलब फाइब्रोसिस और जो कैंसर है ना उसमें उनको प्रॉब्लम होता है डिस्टिंग्विश करने में। वो उसमें ही वो अगर 2 वीक अपन और रुक जाएंगे ना तो रेडिएशन का रिस्पॉन्स थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो फाइब्रोसिस होगी ना तो वो डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन में नहीं दिखेगी, और कैंसर होगा तो वो डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन में दिखेगा। तो ऐसे वो स्कोरिंग देखते हैं। ये पेपर जो रैपिडो वाला है 5 ईयर वाला है, कितने वो है चालाक। इन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंटल आर्म में इंक्रीज रिस्क ऑफ लोकल रीजनल रेकरेंस है, लेकिन डिजीज रिलेटेड ट्रीटमेंट फेलियर, तो जो 4 पॉइंट उन्होंने डिजीज रिलेटेड ट्रीटमेंट फेलियर के दिए थे ये वाले, फाइनली वो जो उसका उसमें लोकल अपडेट रीजनल रेकरेंस भी तो आया होगा ना। अपडेट आया है वो, उसमें उन्होंने बोला है कि लोको रिकल वो रैपिडो को बंद कर दिया बिकॉज ऑफ नॉट ऑफ ऑप्टिमल ड्यूरेशन ऑफ RT। ओके। तो शॉर्ट कोर्स RT दे, क्योंकि बहुत सीवियर उसका मेरे को ये कॉन्सेप्ट ठीक लगा कि तुम T4A T4B और ऐसे खतरनाक कैंसर को शॉर्ट कोर्स RT नहीं दे सकते भाई। ठीक है, T3 तक तो ठीक है, CRM थ्रेटेंड है तब तक तो ठीक है, यू कैन गिव TNT विथ शॉर्ट कोर्स। उससे पेशेंट का ट्रीटमेंट भी फास्ट हो जाएगा और पेशेंट का वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पर T4 एंड हाई नोडल बर्डन डिसीज उसमें तुम शॉर्ट कोर्स दे के काम नहीं चला सकते, जो मेरे को इतना रेक्टम अपने थीसिस में समझा है। एंड जो उसके कारण जो आया कि TNT देने के बाद भी प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, तो अब जो ये MSI के हिसाब से इन लोगों ने नियो एडजुवेंट में ही शुरू कर दिया है ये कीमो देना, दैट इम्यूनो देना। दैट वाज इन माय माइंड सिंस 2 years कि मैं इतना एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे रही हूँ उसके बाद भी पेशेंट प्रोग्रेसिव डिसीज़ में आ रहे हैं। तो वो MSI हाई वालों को नियो एडजुवेंट इम्यूनो देने से डेफिनेटली डिफरेंस असर पड़ेगा। पर क्योंकि अपन इंडिया में हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, मतलब मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कभी कभी कि हर चीज़ में पैसा बस देखते देखते रोते रहते हैं। कुछ अच्छा दिमाग में आता है ना, अमेरिका वालों से पहले अपन पकड़ सकते हैं, पर पकड़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। तुमको कोई भी रिसर्च करनी है तो अपनी जेब से करो। शुरू किया ना नीश ट्रायल के बेसिस पे, न्यू एडजुवेंट इम्यूनो एंड कोलन कैंसर्स करके। तो नीश ट्रायल के बेसिस पे बहुत लोगों को देते हैं MSI हाई पेशेंट्स को। मेरे को ये जो IHC और ये इसलिए पता चला क्योंकि इन्होंने एक पेशेंट लिया था जिसको लेफ्ट साइडेड कोलन कैंसर था, 2 साल बाद राइट साइडेड कोलन कैंसर आया, 29 साल का पेशेंट। उसका इन्होंने पिछली बार भी IHC करवाया था, जब लेफ्ट साइडेड आया था तब वो MSI लो आया था। फिर 2 साल बाद जब उसको राइट साइड आया ना, तो इन लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, कि अभी लेफ्ट साइड भी आया राइट साइड भी आया, कोलोनोस्कोपी हम सर्विलेंस ढंग से करवा रहे हैं। तो तब इन लोगों ने NGS भेजा था, तब उसमें वो MSI हाई आ गया। तो हमारे ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया था कि 4% जो है डिस्क्रिशन रहता है IHC और जीनोमिक टेस्टिंग में। सो ही वाज पार्ट ऑफ दैट 4%, जिसका जो IHC करवाया गया था तो उसमें वो MSI लो आया था, बट NGS पे वो आ गया, MSI हाई आया। सो एक्चुअली ही हैड MSI हाई ट्यूमर। तो उसके बेसिस पे जब उसको नीश प्रोटोकॉल शुरू किया ना, नीश इज नीवो EP, तो वो रिस्पॉन्ड किया नीवो EP को। ही हैड PCR, ऑपरेट किया है उसको, बट उसको PCR आया है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि यंग पेशेंट्स में एक बार हमको टेस्टिंग ज़रूर करा लेनी चाहिए, बिकॉज उनको MSI हाई होने के चांसेस, जेनेटिक जर्म लाइन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
बट वही है ना, 2 साल पहले हर कोई आईएचसी पे ही प्रोबेबली रिलाय करता था, कोई नहीं सोचता था कि आईएचसी पे अगर वो आया है, आईएचसी पे अरे अगर हमारे यहाँ एमएसआई। तो आईएचसी भी नहीं हो रहा ना, हम तो उससे दुखी हैं, तुम पीसीआर के दुखी, हमारे यहाँ आईएचसी भी हर पेशेंट का नहीं हो रहा। आईएचसी भी हम सिलेक्टिव, बहुत यंग पेशेंट रहता है 19-20 या 30 से साल से छोटा, तब हम करवा पाते हैं, वो भी उसको ये बोल के कि भैया करवा ले, वो उसे ऐसे हाथ जोड़ना पड़ता है कराने के लिए, उसके रिश्तेदार साले बहुत ही बेकार लोग रहते हैं भाई, बिल्कुल से गलत वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मतलब किसी को बस आयुष्मान आधार सबसे पैसा मिल जाए, बस उससे इलाज करवा लेंगे, पर अपने दम पे एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते। अब आयुष्मान और ये सब, ये एमएसआई टेस्टिंग वेस्टिंग के पैसा छोड़ ही देता है, बहुत ही पैथेटिक हाल है। कोई नहीं, ठीक है, फिलहाल ये है कि वो रैपिडो फेल हो गया है, तो रैपिडो का लोको रीजनल कंट्रोल नहीं आया था, इसलिए अब रैपिडो देते नहीं है, अब प्रोड्रिज ही सीन पे है, एंड प्रोड्रिज का जो 7 ईयर्स लॉन्ग टर्म रिजल्ट आया है उसमें भी 7% बेनिफिट है ओएस, तो प्रोड्रिज प्रूव हो गया कि दे सकते हैं टीएनटी। ठीक। फिर उसके बाद एंडोस्कोपिक बायोप्सी, तो इन्होंने बोला कि यूजुअली ना आप अगर बायोप्सी करते भी हो, फुल थिकनेस बायोप्सी करते भी हो, ठीक है, मतलब नॉट फुल थिकनेस बायोप्सी, तो एंडोस्कोपीज अगर आप करते भी हो तो उसमें हार्डली 13% पेशेंट्स का जो है ट्यूमर जो बच गया होता है, फॉर समबडी हुज हैड अ T2 to T4 ट्यूमर आफ्टर कीमो रेडिएशन। तो somebody who's had a remnant tumor, they saw कि सिर्फ 13% ट्यूमर जो है वो म्यूकोजा में बचा था, 56% जो है सब म्यूकोजा में बचा। ठीक है, तो जो ट्यूमर का इन्वेजिव फ्रंट है ना, वो डीपर लेयर्स में था। सिमिलरली उन लोगों ने ये बोला, हेडन ने, कि ट्यूमर स्कैटर होता है आफ्टर गिविंग न्यूअडजुवेंट थेरेपी, कि जब आप ट्यूमर को न्यूअडजुवेंट थेरेपी देते हो तो 49.1% कैंसर सेल जो है ना वो विजिबल अल्सर से बियॉन्ड चले जाते हैं डीपर लेयर्स में। ठीक है, एंड दिस मीन डिस्टेंस ऑफ स्कैटर कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1 to 3 सेंटीमीटर्स। तो आपके पास जो सबसे ज्यादा रिलायबल चीज रह जाती है टू मेजर ट्यूमर रिस्पॉन्स इज full thickness biopsy। ठीक है, and that full thickness biopsy will also not give you a guarantee of complete nodal response। ठीक है, लेकिन अगर किसी का YPT0 आया है तो उसका obviously नोड होने का चांसेस कम होता है। so there is no one conclusive method to tell you कि PCR आया है या नहीं आया, except for doing a TME। जब तक आप TME नहीं करोगे तब तक आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि उसको PCR आया या नहीं। ठीक है, तो ये बोलता है कि फुल थिकनेस बायोप्सी आप कर सकते हो बट उससे नोड नहीं पता चलेगा, एंडोस्कोपी कर सकते हो बट उससे सबम्यूकोजल डिजीज नहीं पता चलेगी, एमआर कर सकते हो बट उससे आइसोलेटेड ट्यूमर सेल्स, आपको कम ट्यूमर सेल्स नहीं पता चलेंगे। ठीक है, क्लिनिकल इवैल्यूएशन कर सकते हो, वो 91% आपको क्लिनिकल कॉन्कॉर्डेंस दे देगा। ठीक है, फिर ओपरा ट्रायल, ये क्या है, इसने क्या किया था, 324 पेशेंट्स लिए थे, स्टेज 2 स्टेज 3, तो एक को उसने दिया इंडक्शन कीमो फॉलोड बाय कीमो रेडिएशन, दूसरे को किया कीमो रेडिएशन फॉलोड बाय कंसोलिडेटेड कीमोथेरेपी। ट्यूमर रिस्पांस देखा बाय डीआरई, एंडोस्कोपिक और एमआरआई तीनों, जिसमें अच्छा ट्यूमर रिस्पांस आया उसको वेट एंड वॉच को रखा, जिसको नहीं आया उसको टीएमई दिया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि पहली चीज तो उन्होंने देखी कि ट्रीटमेंट ग्रुप वाइज ना, जिसको पहले उन्होंने कीमो रेडिएशन दिया था, ठीक है, तो कीमो रेडिएशन देने पे टीएमई बेटर हो पाया। तो यही चीज उन्होंने पहले जो हमने पढ़ा था ना कि कीमो रेडिएशन वर्सेस कीमोथेरेपी वाला जो उन्होंने बोला, तो कीमो रेडिएशन पहले देना बेटर है। दूसरी चीज उन्होंने देखी कि दूसरा आर्म तो वही था, डिस्टल वाले जो हैं जिनको कीमो आरटी और टीएमई दिया और उसके बाद कीमोथेरेपी दिया, तो उन्होंने देखा कि फॉर समबडी जिसको आपने वेट एंड वॉच किया वर्सेस समबडी जिसको आपने टीएमई किया, उन दोनों में कोई फर्क नहीं था। ठीक है, सो देयर वाज नो डिफरेंस इन डिजीज फ्री सर्वाइवल बिटवीन टीएनटी एंड वेट एंड वॉच ग्रुप और टीएमई। ठीक है, और ये था ओपरा ट्रायल। ठीक है, लेकिन इसमें जो पेशेंट्स लिए थे इट वाज 324 पेशेंट्स।
ठीक है। फिर ये सहाना ने पढ़ाया था डी इंटेंसिफिकेशन ऑफ आरटी। इसमें थे फॉरवार्क ट्रायल और प्रोस्पेक्ट ट्रायल। फॉरवार्क ट्रायल में क्या बोला था कि फॉरवार्क ट्रायल ना चाइना का ट्रायल था, तो चाइना में ये चीज चलती है जिसको कहते हैं डी ग्रामोंट रेजिमेन। डी ग्रामोंट रेजिमेन वही होता है, 5-फ्लोरोयूरिसिल बेस्ड कीमो होती है, उसमें वो ऑक्सैलिप्लाटिन ऐड कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हाई रिस्क लगता है उनको, ग्रेड 3 टाइप ट्यूमर या T2 में हाई रिस्क लगता है, तो वो ऑक्सैलिप्लाटिन ऐड करते हैं, अदरवाइज दे गो विद 5-फ्लोरोयूरिसिल ओनली। सो फॉरवार्क ट्रायल में उन्होंने डी ग्रामोंट रेजिमेन दिया, ठीक है, विद रेडिएशन। फिर टीएमई किया, फिर डी ग्रामोंट के 7 साइकिल और दिए। दूसरी आर्म में उन्होंने बकायदा फॉलफॉक्स दिया, ठीक है, विद रेडिएशन। फिर टीएमई किया, फिर फॉलफॉक्स और दिया, ठीक है। यानी प्रॉपर जो हम कीमो आरटी आर्म करते हैं ना, वही वाला, ठीक है। फिर तीसरे में इसने क्या किया, फॉलफॉक्स दिया, फिर कोई रेडिएशन नहीं दी। डी ग्रामोंट में भी उसने रेडिएशन दी थी, फॉलफॉक्स के साथ भी कीमो रेडिएशन वाला उसने प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया था, ठीक है। तीसरे आर्म में ना इसने सिर्फ फॉलफॉक्स दिया, 4 से 6 साइकिल, टीएमई दी, फिर फॉलफॉक्स किया, फिर फॉलो अप किया। तो इसने देखा तीनों आर्म्स में डिजीज फ्री सर्वाइवल नहीं था डिफरेंस कोई भी। एट द एंड ऑफ 10 years देयर वाज नो डिफरेंस इन डिजीज फ्री सर्वाइवल, ठीक है। So this led to an idea that you can do a de-intensification of RT also. फिर आया प्रोस्पेक्ट ट्रायल। प्रोस्पेक्ट ट्रायल में इन्होंने किया T2, T3, N0 या N पॉजिटिव डिजीज, ठीक है। इसको उन्होंने, these were candidates who were for sphincter saving surgery, ठीक है। इनको भी इन्होंने एक आर्म को कीमो आरटी दिया जो यूजुअली देते हैं, दूसरे को फॉलफॉक्स दिया। 3 स्टेज किया बाय MRI एंड प्रोक्टोस्कोपी ऑन द बेसिस ऑफ। तो एक आर्म को तो उन्होंने प्रॉपर LAR-TME जो यूजुअली सबका करते हैं कि पहले कीमो आरटी दो, 3 स्टेज करो, सर्जरी करो। दूसरे आर्म को ना इन्होंने ट्यूमर रिस्पॉन्स देखा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि अगर ट्यूमर रिस्पॉन्स इज मोर देन 20%, ठीक है, तो आफ्टर गिविंग कीमोथेरेपी दे डिड नॉट गिव कीमो रेडिएशन, ठीक है। दे स्ट्रेट अवे टुक द पेशेंट फॉर LAR. However, if the tumor response was less than 20%, they gave additional chemo RT and then took the patient for LAR. But this is ठीक है, for upper rectum or it is for lower rectum also? this is for mid and high rectum. हाँ, तो because it won't be possible in lower rectum ना। Lower rectum, हाँ, मतलब वही दो candidates who were those who were there for sphincter saving surgery, इनमें से किसमें वो नहीं था, sphincter threatened नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि एट द एंड ऑफ इट जिन लोगों का उन्होंने टीएमई किया, उन्होंने देखा कि R0 R1 रिसेक्शन और R1 R2 रिसेक्शन जो है, R0 रिसेक्शन फॉलफॉक्स के बाद, एक सेकंड ये अगला लगाती हूँ, ठीक है। तो जिसको उन्होंने सिर्फ फॉलफॉक्स दिया था उसमें ओवरऑल सर्वाइवल 89.5% है, कीमो आरटी वाले में 90% है। R0 रिसेक्शन क्वाइट शॉकिंग, थोड़ा सा ही हाई बस, बट फॉलफॉक्स वाले में R0 रिसेक्शन ज्यादा है, बहुत ही कम 1%, और कीमो आरटी में कम है। PCR रेट्स कीमो आरटी में ऑफ कोर्स ज्यादा है, 24.3 वर्सेस 21.9, बट इसमें से कुछ भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं आया। बस ये थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अजीब है कि एक में नॉर्मल कीमो आरटी देके सर्जरी कर रहे हैं, दूसरे में कीमोथेरेपी देने के बाद जो है वो लोग पहले ट्यूमर असेसमेंट करते हैं, जिसको लेस देन 20% रिस्पॉन्स आता है उसको कीमो आरटी करके LAR करते हैं, और जिसमें रिस्पॉन्स नहीं आता उसको सिर्फ कीमो देके LAR करते हैं, ठीक है। फिर वही न्यूअर्जुवेंट इम्यूनोथेरेपी नहीं आता, इसमें MSI हाई ट्यूमर्स में T3 NEN नहीं आता उसको कीमो आरटी देते हैं, कीमो आरटी देते हैं। नहीं प्रोडिज, लेकिन उल्टा प्रोडिज, हाँ नहीं प्रोडिजी की फॉलफॉक्स, फिर कीमो आरटी, फिर सर्जरी, फिर कीमो दोबारा। फिर न्यूअर्जुवेंट इम्यूनोथेरेपी, इसमें MSI हाई ट्यूमर्स में इन्होंने ना चेक पॉइंट इनहिबिटर्स दिए अप टू 6 months। तुमने रेक्टम या कोलोन का वो खोला था क्या, इंसिशन? नहीं, तो कोलोन में ना मैंने नई चीज देखी, इसने ट्रीटमेंट को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हाँ, सर्विलेंस रखा ना उसने, जिसको PCR है उसको सर्विलेंस तो रखा, बट इसने MSI हाई और MSI
ट्रीटमेंट को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाँ, मैं एक सेकंड रुको बताती हूँ। मैंने वो आपने जो भेजा था उसके बाद मैंने एनसीसीएन की एक स्लाइड रखी थी कि दिखाऊंगी। ये रहा। जो आप कह रहे हो वो मैं समझ गई हूँ। ये कह रहे हो ना? तो MSI हाई वालों का ट्रीटमेंट ही चेंज कर दिया है, मतलब उसको उस टेबल से ही हटा दिया है। MSI हाई वालों का अलग फ्लो चार्ट चल रहा है एंड MSI स्टेबल और उसका अलग फ्लो चार्ट चल रहा है। तो फाइनली हो सकता है कि इस साल हमको क्वेश्चन आए कि हाउ यू विल मैनेज MSI स्टेबल या MSI हाई ट्यूमर इन द कोलोन कैंसर, क्योंकि 2 डिफरेंट फ्लो चार्ट्स पे उसने ट्रीटमेंट डिवाइड कर दिया है, ये पहले नहीं था। हाँ, इसमें पहले ना वो दिया है, इम्यूनो दिया है। इम्यूनो को जिसको क्लिनिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स आया उसका कुछ नहीं कर रहा, उसका सर्विलेंस कर रहा है। जिसको रिस्पॉन्स नहीं आया उसको फिर वही कीमो आरटी दे रहा है बकायदा, लॉन्ग कोर्स या तो ये शॉर्ट कोर्स रेक्टम कीमो का आप आरटी। बता रहे हो ना, मैं तो कोलोन का आपको बता कोलन रही का हूँ। बोल रहे हो? कोलोन में भी सेम ऐसे ही कर दिया है उसने। रेक्टम जैसे आप ये रेक्टम का दिखा रहे हो, सेम ऐसा कोलोन में भी कर दिया है। ओके, ठीक है, मैं वो ऐड करता हूँ। वो 2 मेरे को लगता है MSI ट्रीटमेंट ऑफ कोलोन एंड रेक्टम का एक कंबाइन करके तुम पढ़ा देना। ठीक है, ओके। वो आखिरी एक बचा था, वो मैं ले लेता हूँ। चलो, तो MSI हाई इन्होंने 6 महीने थे, 2 स्टारलिनुमैब, निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब दिया। तो जिसको कंप्लीट रिस्पॉन्स आया उसको सर्विलेंस रखा, जिसको परसिस्टेंट डिजीज थी उसको लॉन्ग कोर्स कीमो आरटी दी। उसके बाद LAR किया, ठीक है। LAR करने के बाद देन अगेन देयर वाज दिस चांस कि आप अब भी सर्विलेंस करने का देयर गिवन एन ऑप्शन कि समबडी हु इज रिसीव्ड MSI हाई के बेसिस पे, जिसको आप पहले इम्यूनो दे चुके हो और उसके बाद कीमो आरटी भी दे चुके हो, उसके बाद एडजुवेंट कीमो देना कोई जरूरी नहीं रखा उन्होंने। दे गिव अ चांस फॉर सर्विलेंस, दूसरा चांस उन्होंने फॉलफॉक्स या कीफॉक्स रखा है, ठीक है। ठीक है, यही था। एक सेकंड तो तुम वो ये वाला ट्रायल थोड़ा अच्छे से पढ़ा देती ना, तुम जो ट्रायल बोल रही थी वो नीश। एक सेकंड रुको, ये हमारे यहाँ डिस्कस भी हुआ था। ट्रांसफर adjuvant immunotherapy in locally advanced MMR mismatch repair deficient colon cancer, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि नियो एडजुवेंट नीवो प्लस इपी, तो नीश इज नीवो प्लस इपी, ठीक है। उससे जो है कंपैरेटिव वो आता है, सब्सटैंशियल PCR आता है इन पेशेंट्स हु आर MMR डेफिशिएंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 33 पेशेंट लिए थे बस, ठीक है। और उन 33 पेशेंट्स में भी फिर फाइनली किया कितनों का 83 दिख रहा है मेरे को, तो मतलब नीश और नीश 2 दो हैं। ओके, अल्टीमेटली 111 पेशेंट जो है उन्होंने लिए थे, ठीक है। एंड पैथोलॉजिकल ट्यूमर रिग्रेशन स्टडी किया था। फिर उन्होंने सब ग्रुप एनालिसिस किया, उनमें कुछ MMR डेफिशिएंट जो MLH1 प्रमोटर हाइपरमेथाइलेशन हमने कल पढ़े थे वो भी थे, लिंच वाले भी थे, लिंच बिना वाले भी थे। तो इनफैक्ट ज्यादा वही थे जिनको लिंच नहीं था, 75। और MMR जो MLH वाले थे, MLH1 हाइपरमेथाइलेशन वाले, वो 56 पेशेंट्स थे, ठीक है। फिर उन्होंने डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सब लिया, तो उन्होंने देखा कि रेजिडुअल ट्यूमर वॉल्यूम मोर देन 50 रेजिडुअल ट्यूमर वॉल्यूम आउट ऑफ 111 पेशेंट, सिर्फ एक ऐसा पेशेंट था जिसका रेजिडुअल ट्यूमर वॉल्यूम वाज मोर देन 50%। लेस देन 50% 109 पेशेंट्स के थे, ठीक है। और unable to be evaluated was 1। तो more than 50 sorry
111 में से 109 पेशेंट्स ऐसे थे जिनके लेस देन 50% रेजिडुअल ट्यूमर वॉल्यूम था, ठीक है। और उन 109 में भी 105 पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें लेस देन 10% रेजिडुअल ट्यूमर वॉल्यूम था, दैट इज मेजर पैथोलॉजिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स। 0% रेजिडुअल ट्यूमर वॉल्यूम वाज सीन इन 68% 68% पेशेंट्स में, ठीक है। और पार्शियल ट्यूमर पैथोलॉजिकल रिस्पांस वाज इन 4% ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। तो इन्होंने कंक्लूड किया था कि पेशेंट्स विद लोकली एडवांस्ड एमएमआर डेफिशिएंट कोलन कैंसर नीवो प्लस ईपी हैज एन एक्सेप्टेबल सेफ्टी प्रोफाइल लेड टू पीसीआर इन हाई प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स। तो ये था नीश ट्रायल। दिस कैन कम भैया। Where is my thymoma? प्रोटोकॉल। तो ये हम रिहैब क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डिजीज का इफेक्ट और उसके ट्रीटमेंट का इफेक्ट जो है वो कम करना है, ठीक है। और आपका रिकवरी टाइम फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन कम करना है। तो क्या रिहैब शुरू ऑपरेशन के बाद होता है? नहीं। तो रिहैब स्टार्ट्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ट्रीटमेंट मोडालिटी यू आर टेकिंग, ठीक है। तो इसमें आता है प्री ऑप रिहैबिलिटेशन, पोस्ट ऑप रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो प्री ऑप रिहैबिलिटेशन में क्या आता है? 4 चीजें आती हैं। पहली चीज पेशेंट का फिजिकल साइकोसोशल इवैल्यूएशन करना। दूसरी बात इवैल्यूएशन करके उसको एजुकेट करना और उसको प्रिपेयर करना कि भैया तुम्हारे ट्रीटमेंट में क्या क्या होने वाला है। तीसरी चीज उसे साइकोसोशल सपोर्ट देना। चौथा चीज काइनेसियोथेरेपेटिक प्रोग्राम, यानी फैंसी वर्ड फॉर फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी के सेशन देना उसको। तो ये फिजियोथेरेपी के सेशन में क्या क्या आएगा? लंग कैपेसिटी बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस ताकि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन कम हो, डीबीटी को प्रिवेंट करने वाली एक्सरसाइजेस, पेन और फटीग कम हो, एंजाइटी और डिप्रेशन कम हो इसलिए एक्सरसाइजेस करवाना, प्रोलैप्स ना हो, डिसेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स ना हो, हर्निया ना हो इसलिए एक्सरसाइजेस करवाना, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यूरिनरी और बावल इनकॉन्टिनेंस ना हो इसके लिए एक्सरसाइज कराना, और ओवरऑल फिजिकल फिटनेस बनी रहे इसलिए एक्सरसाइज कराना। तो ये 4 चीजें आप प्री ऑप में करोगे, जिसका चौथा पार्ट है फिजियोथेरेपी, ठीक है। सो क्या क्या आएगा आपके प्री ऑप फिजियोथेरेपी में? क्या करोगे आप ये ताकि ये सब हो जाए? आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराओगे, कफिंग एक्सरसाइजेस कराओगे, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराओगे, सर्कुलेशन बूस्टिंग एक्सरसाइजेस कराओगे, जॉइंट एंड स्पाइन मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग वेचिंग, स्फिंक्टर एक्टिवेशन के लिए कीगल्स एक्सरसाइजेस कराओगे, रोटेशन इन लाइंग पोजीशन कराओगे, ठीक है। फिर एक नई चीज आई थी जिसको कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। इसका क्या है? इससे क्या होगा? आपको बायोमैकेनिकल रिलेशनशिप बढ़ेगा जिसकी वजह से पेल्विक फ्लोर और एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल की मसल्स जो है वो बेहतर हो जाएंगे। ये सब आपको लिखना है। कहाँ गया? प्री ऑप में, ठीक है। फिर पोस्ट ऑप में क्या करना है? पोस्ट ऑप पहली बात तो रिहैब शुरू होगा जब सर्जन बोलेगा कि कर दो तब, ठीक है, अपॉन सर्जन्स डिसीजन। आइडियली इट शुड बी स्टार्टेड ऑन पोस्ट ऑफ डे 1 to 2 ऑलरेडी। तो आपको जो आपकी रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर की प्रिवेंशन के लिए एक्सरसाइजेस हैं वो तो फर्स्ट पहले पोस्ट ऑफ डे 0 और 1 पे शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो वो पहले ही शुरू हो जाएगा। फिर एक चीज जरूरी है कि ये बार बार इस चीज पे एम्फसाइज करते हैं कि आपको वर्टिकलाइजेशन एंड गेट ट्रेनिंग की, पेशेंट को खड़ा करके चलवाना जरूरी है, क्योंकि ये क्या करेगा? क्योंकि अगर आपकी थाई की मसल्स काम करेंगी और पेशेंट सीधा खड़े होकर चलेगा, उससे अपने आप से जो है उसका जो पेल्विक फ्लोर है वो स्ट्रेंथन होता है। सो दे से दैट ग्लूटियल मसल्स एंड थाई मसल्स व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग, उससे भी आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ मिलती है। सो वर्टिकलाइजेशन एंड गेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट इट डजंट हैव टू स्टार्ट ऑन डे 1 and 2. डे 1 and 2 हैज टू फोकस ऑन कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, क्योंकि उस टाइम पे आपकी मोबिलिटी थोड़ी कम होती है। फिर लेटर ऑन व्हेन यू थिंक दैट पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह आ गई है तो उसको आपको वर्टिकलाइजेशन एंड गेट ट्रेनिंग के लिए वो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आपको उसको ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग देनी है ताकि वो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग अपने आप कर पाए। तो ये 3 फेजेस में होगा। पहले कार्डियोवास्कुलर, दूसरा वर्टिकलाइजेशन एंड गेट ट्रेनिंग, और तीसरी चीज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। तो फिर ये सब था प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप, ठीक है। फिर तीसरी चीज आप करोगे
अर्ली रिहैबिलिटेशन फॉर डिजीज या ट्रीटमेंट रिलेटेड इफेक्ट्स। तो इसमें आप क्या बोलोगे? 4 चीजें हैं जो मरीज को परेशान कर सकती है और उसको कैसे कैसे आप ठीक करोगे। पहली चीज फीकल इनकॉन्टिनेंस, दूसरी चीज यूरिनरी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, तीसरी चीज लिम्फेडिमा, चौथी चीज न्यूरोपैथी। ठीक है, तो फीकल इनकॉन्टिनेंस होता क्या है? इट इज ओकेजनल और कॉन्टिन्यूअस इनएबिलिटी टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ स्टूल्स of more than 10 ml for at least 1 month in an individual who is over 3 years of age. That is fecal incontinence. ये क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? रेक्टम का लास्ट पोर्शन इंक्लूडिंग एनोरेक्टल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो ये जो कोलोरेक्टल कैंसर वाले पेशेंट्स में फीकल इनकॉन्टिनेंस होती है, ये क्यों हो सकती है? या तो ट्यूमर ने एनल स्फिंक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया, पुडेंडल नर्व डिस्ट्रॉय कर दी, रेक्टल परमेबिलिटी जो है वो कम हो गई, उससे क्या हुआ, थोड़ा सा भी उसमें स्टिमुलस आया तो उससे उसकी डेफिकेशन रिफ्लेक्स एकदम से ट्रिगर हो गया। ठीक है, थोड़े से स्टूल के साथ। ठीक है, या फिर रेडिएशन कोलाइटिस, ऑल दीज थिंग्स कैन कॉज ऑल दिस रेक्टल इनकॉन्टिनेंस। इससे क्या होगा? पुडेंडल नर्व जो है, जो पुडेंडल नर्व अगर गई तो वो पेल्विक फ्लोर मसल्स को इफेक्ट करती है। अगर ट्यूमर ने या ट्रीटमेंट ने पुडेंडल नर्व मारी है तो उसकी वजह से क्या होगा? पेल्विक मसल्स वीक हो जाएगी, उसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये पुडेंडल नर्व क्या होती है? ये S2 से लेकर S4 से अराइज होती है और ये किस किस को सप्लाई करती है? आपके पेल्विक फ्लोर के सारे मसल्स को और आपके स्फिंक्टर्स को। ठीक है, तो अगर आप पेल्विक नर्व मारते हो तो ये हो जाएगा। अगर आपने मार दी है तो उसको ठीक कैसे करना है? 3 चीजें हैं। कीगल्स करवानी है, दूसरी चीज अपर लेग मसल्स, वही जो आपको कह रही थी ना, अपर लेग मसल्स वर्टिकलाइजेशन करवाना, की अपर लेग मसल्स की एक्सरसाइजेस, ग्लूटियल मसल की एक्सरसाइजेस, क्योंकि इसको करवाने से भी पेल्विक फ्लोर की मसल्स अच्छे से स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इन सब से नहीं हो पा रहा तो बायो फीडबैक, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन और टेंस करवाते हैं। चौथी चीज, किसी से भी नहीं हो रहा था तो आप सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर इनकॉन्टिनेंस बाय पार्शियल स्फिंक्टर रिपेयर भी कर सकते हो या आर्टिफिशियल स्फिंक्टर इम्प्लांटेशन। यूरिनरी एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन में भी सेम बकवास लिखनी है। इसमें भी आप यही बोलोगे कि इसमें पुडेंटल नर्व नहीं, इसमें ऑटोनॉमिक नर्व्स लिखोगे। ठीक है, कि ऑटोनॉमिक नर्व्स को प्रिजर्व करना चाहिए व्हेनेवर पॉसिबल। अगर आप ढंग से टीएमई करके आते हो, अपने सही प्लेन में रहते हो, तो वो जो ऑटोनॉमिक नर्व होती है दोनों साइड पे, वो बच जाती है 75 to 85% पेशेंट में। लेकिन आप नहीं करते हो तो वो लग जाती है। अगर वो लग गई तो आपको सेम चीज करनी है, मेडिकल एक्सरसाइजेस, बायो फीडबैक, टेंस और स्टिमुलेशन ऑफ स्फिंक्टर एंड पेल्विक फ्लोर मसल। ठीक है, तीसरी चीज है लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा क्या है? एक्सेसिव फ्लूइड कलेक्शन ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड। ठीक है, ये क्यों हो जाता है? सर्जिकल या रेडिएशन थेरेपी, दोनों में से किसी की वजह से भी हो सकता है। ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर आप लिम्फेडिमा लंबे टाइम तक छोड़ दोगे तो उसको एरिसिपेलाज और सेलुलाइटिस हो जाएगा। अगर किसी को हो गया तो क्या करना है? सेम जैसे हमने हेड नेक में पढ़ा था, कंप्लीट डीकंजेस्टिव फिजिकल थेरेपी। उसमें क्या क्या आता है? काइनेजोथेरेपी, कंप्रेशन बैंडेजिंग, स्किन केयर, ये सब इज अ पार्ट ऑफ डीकंजेस्टिव फिजिकल थेरेपी। ठीक है, फिर न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्यों हो सकती है? ऑक्सैलिप्लाटिन देते हो उस वजह से न्यूरोपैथी हो सकती है, लेकिन दिस न्यूरोपैथी कैन अकर इवन 2 to 11 years आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। पहले पहले कहाँ होगी? डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में होंगी। स्मॉल सेंसरी नर्व्स पहले जाएंगी, बाद में मोटर नर्व्स जाएंगी। मोटर नर्व जाएंगी तो हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये होता है तो आपको वही काइनेजोथेरेपी करनी है, मसाज टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, एक्यूपंक्चर, टेंस, लेजर टेक्निक, बायोफीडबैक, वर्क थेरेपी और अदर एड्स यूज करने हैं। ठीक है, अगर ये सब करने के बावजूद भी उसकी न्यूरोपैथी ठीक नहीं हुई तो आप उसका वर्क प्लेस इस तरह का बनाओ कि उसको जो है इसकी एक्सट्रीमिटी वीकनेस को लेके अर्गोनॉमिकली उसको दिक्कत ना हो, जो वो काम करता है वो कर पाए उस न्यूरोपैथी के अलावा भी। कुछ फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स दे सकते हो जिससे न्यूरोपैथी में आराम आ जाए। फिर ये फालतू की बकवास जैसे साइकोलॉजिकल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, स्पिरिचुअल इफेक्ट्स ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट, ये भी लिखना है। ठीक है, हो गया।